और मेरे साथ कुछ पॉलिटिकल गेस्ट भी जुड़ रहे हैं जिनसे आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ अटल खंडेलवाल जी बीजेपी की ओर से और हुकुम मीणा जी मेरे साथ जुड़ रही हैं कांग्रेस की ओर से। आप दोनों का स्वागत करता हूं मैं समाचार प्लस पर। शुरुआत में हुकुम जी आपसे करना चाहता हूं, कुछ ही देर में मेरे साथ स्क्रीन पर भी होंगी। अटल जी तब तक आप मुझे ये बताएं, दो चरणों में चुनाव होने हैं। अच्छा, मुझे बताया जा रहा है हुकुम मीणा जी से भी मैं सवाल कर सकता हूं, तो अटल जी मैं उसके बाद आपके पास आऊंगा। हुकुम जी कितना तैयार हैं आप लोग लोकसभा के लिए, लोकसभा के रण के लिए? शंखनाद हो चुका है। हाँ जी, हम आपका नाम? जी मैं स्वप्निल बोल रहा हूं। स्वप्निल जी, जी हम पूरी तरीके से तैयार है लोकसभा चुनाव के लिए। आज जो रणभेरी बजी है और हमारी पूरी तैयारी है। 10 टिकट वितरित हो चुके हैं और बाकी 15 टिकट और हैं। 1-2 दिन में वो भी, अभी सीईसी की बैठक होगी तो वो भी वितरित हो जाएंगे और उसके बाद हम जो क्षेत्र में उतरने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अब की बार हमें लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि प्रत्याशी चयन में आप बीजेपी से थोड़ा पीछे चल रही हैं? भाई वो 15 कर चुके हैं, आप अभी तक 10 तक ही पहुंचे हैं। नहीं, एक तैयारी होती है, वो सबकी अलग अलग तरीके से होती है। उनके तरीके से, हमारे तरीके से है। हमारे नेता राहुल गांधी जी अभी यात्रा में बिजी हैं, तो वो आएंगे। तैसे ही हमने लिस्ट वगैरह सारी तैयार है, किसको कहाँ से टिकट मिलना है वो सब कुछ तैयार है। बस सीईसी की बैठक होगी और 1-2 दिन में टिकट डिक्लेयर हो जाएंगे। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आगे पीछे टिकट हो रहे हैं। लेकिन जो लोग आपकी नाव को छोड़कर इधर उधर हो रहे हैं, वो एक पॉजिटिव मैसेज तो नहीं देता? मतलब अमूमन ये कहते हैं कि जब नाव डूबने वाली हो तो सबसे पहले चूहे भागते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस की नाव डूबने वाली है क्योंकि बहुत से लोग आपको छोड़ छोड़कर जा रहे हैं? नहीं, देखिए ऐसा है कि छोड़कर जा रहे हैं ना, जो वो लोग हैं जो सत्ता के लालची हैं, जो सत्ता को ज्यादा, मतलब जो लोगों ने, जिनको इतना कांग्रेस ने इतना बड़ा बनाया कि आज वो छोड़ के जा सकते हैं। अगर बीजेपी की इतनी तैयारी है, बीजेपी के पास इतने अच्छे दमखम के लीडर हैं, तो वो कांग्रेस के लीडरों को क्यों ले रही है? पहली बात तो ये इससे ही साबित होता है कि उनके पास लीडर नहीं है। और हमारे जो लीडर हैं उनको जनता पहले ही देख चुकी है। तो जनता इतनी बेवकूफ नहीं है कि जो सत्ता के लिए एक पार्टी से छोड़कर दूसरी पार्टी में जाता है, तो जनता भी इस चीज को समझती है कि तो मैम इसको देखने का एक नजरिया और हो सकता है हुकुम जी। देखिए क्या होता है, इसको देखने का एक नजरिया और हो सकता है। यूपी की सियासत में, बिहार की सियासत में ऐसी कुछ शख्सियतें रही हैं जो ये भाप लेती है कि किसकी सत्ता आने वाली है। उन चेहरों को सियासत का थर्मोमीटर भी कहा जाता है और वो उस तरफ दौड़ लगा देते हैं। अगर ये सत्ता के लालची चेहरे हैं जो बीजेपी में जा चुके हैं, तो उन्होंने ये भाप लिया कि सत्ता किसकी आने वाली है। अटल जी, तो ये तो शुभ संकेत हुआ आपके लिए शंखनाद के साथ। नहीं, वो कोई अंतर्यामी नहीं है। तो दो सेकंड हुकुम जी, मैंने बस आपने जो बोला उसी से जुड़ा सवाल अटल जी से मैंने लिया है। अटल जी देखिए स्वप्निल जी, ये बिल्कुल शुभ संकेत ही है और आज ईसी ने चुनाव को डिक्लेयर कर दिया है। जल्दी ही हमारी दूसरी लिस्ट आ जाएगी, जो बचे हुए कैंडिडेट्स हैं उनकी भी। और देखिए बहुत से ऐसे पैरामीटर्स हैं जो पहले ही इंडिकेट कर देते हैं कि इस बार सत्ता किस और लोगों का रुझान है। और जैसा कि आप देख रहे हो कि जब आप चुनाव का टाइम में आप इंडिया अलायंस जैसी बड़ी बड़ी बातें करते हो, बड़े बड़े उसके अंदर नीति रीति ये सब की बातें करते हो और आप यात्रा पे निकल जाते हो, फिर अचानक यात्रा छोड़ते हैं और फिर है ना, तो जहां सीरियसनेस नहीं है और लोगों की सुनी नहीं जा रही, वो उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है। देखिए कोई भी अपने अपने तरीके से अटल भाई नहीं 2 मिनट हुकुम जी 2 मिनट रुकिए। मैं ये कह रहा हूं कि वो उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी, वो बैकफायर कर जाए बात अलग है, लेकिन उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी वो अपने हिसाब से बनाएंगे। अब मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं, इतना कंफर्टेबली मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान निकालने के बाद भी 2 सीईसी की बैठक के बाद आप पूरी सीटों पर घोषणा नहीं कर पाए, तो कुछ तो बात है ना जो आपके कदम को थोड़ा सा रोक रही है। ये भी तो एक बैरोमीटर है, ये भी तो एक थर्मोमीटर है। देखिए स्वप्निल जी, इसको स्टेट का चुनाव के रूप में आप मत देखिए, ये पूरे देश का चुनाव है। और देश के चुनाव में हर जगह पर, हर चीज पर बहुत सोच समझ करके और आपको आगे बढ़ना होता है। उसकी कमेटी, जो चयन समिति है, आला कमान जो हमारा भी जो है, वो भी एक मैं इसको विधानसभा से नहीं जोड़ रहा हूं अटल भाई, आप देखिए मैं इसको विधानसभा से नहीं जोड़ रहा हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि विधानसभा में इतनी कंफर्टेबल स्थिति के बाद अगर आप यहां पर पहले ही मोहरे रख देते तो बाकी जगहों के लिए आपको बहुत टाइम मिल जाता। आप 15 के बाद यहां पर सेकंड सीईसी में राजस्थान की बात ही नहीं हुई, बीजेपी की सीईसी में। ये कौन डिसाइड करेगा? ये हमारी सेंट्रल का जो इलेक्शन कमेटी वो है वो ही डिसाइड करेगी।
अब वो उसके पास पूरे देश के यहाँ से जो कैंडिडेट्स हैं उनकी लिस्ट आती है, अलग अलग स्टेट्स की आती है, अलग अलग तरीके से उन लोगों को ये देखना पड़ता है कि भाई कोई मिस्टेक ना हो जाए, कोई कैंडिडेट है उसका जनता से जुड़ाव रहे, बढ़िया कैंडिडेट लिया जाए, बहुत सारी समीक्षा की जाती है। 8-10 जने मिलकर के एक बार में जितना अच्छा हो सकता है ठीक है। तो बीजेपी ने 15 प्रत्याशी घोषित किए, कांग्रेस ने 10 प्रत्याशी, और इसके साथ कम से कम 8 सीटों पर यह तस्वीर साफ हो चुकी है कि कौन किसके सामने होगा। उससे जुड़े ग्राफिक्स भी हम चला रहे हैं और सहयोगी दीपक व्यास मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं। दीपक, तो इस बार भी 2 चरणों में क्या यह स्पष्ट हो पाया है कि पहले चरण में और दूसरे चरण में कितनी कितनी सीटें? देखिए स्वप्निल, हमारे जो तमाम सहयोगी है वो उसी चीजों को खंगालने में यहाँ पर लगे हुए, लेकिन अभी तक ये तय नहीं हो पाया, साफ नहीं हो पाई है तस्वीर कि आखिर कौन कौन सी सीटों पर पहले चरण में मतदान होना और दूसरे चरण में किन सीटों पर चुनाव है वो होना है। लेकिन अभी कुछ देर में ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी। लेकिन 19 अप्रैल और 26 अप्रैल की जो तारीख है वो सामने आ चुकी है, 4 जून को रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन मैं आपको कुछ तस्वीरें यहाँ पर दिखाना चाहूँ स्वप्निल। तो ये चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में ये तस्वीर यहाँ पर सामने आई है और ये मैं आपको दिखा सकता हूँ। प्रिया बंसल हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई है। प्रिया, यहाँ पर राजस्थान को लेकर भी तस्वीर साफ हुई है, 2 पोल डेट्स हुई है। दीपक थोड़ा सा रोक रहा हूं मैं आपको, महेंद्र को थोड़ा सा वहां पर साइड, अच्छा हाँ ठीक है, कंटिन्यू करें। फाइनल हुई है जी, और साथ में आप देख सकते हैं कि सारी जो डिटेल्स यहाँ पर दी हुई हैं कि सारे जो स्टेट्स हैं, सिंगल पोल कब होगा, 2 चरणों में कब होगा, 3 चरणों में कब होगा और कहाँ कर और कौन कौन सी स्टेट का होगा, सारी डिटेल्स जो हैं वो हम खंगाल रहे हैं। और लेकिन अभी तक ये पता नहीं लग पाया कि राजस्थान में पहले चरण में किन सीटों पर चुनाव होना है, और ये चीज़ अभी बाहर नहीं आई है। लेकिन स्वप्निल देखिए, कुछ देर में जो तस्वीर है वो साफ हो जाएगी कि आखिर किन सीटों पर ये जो चुनाव है वो यहाँ पर पहले फेज में होगा और दूसरे फेज में आखिर किन सीटों पर यहाँ पर चुनाव हो रहा है। लेकिन देखिए पूरी एक तरीके से जो शंखनाद है वो यहाँ पर चुनावों को लेकर हो चुका है और भारी भरकम जो मतदाता है वो संख्या है वो यहाँ पर सामने आ चुकी है। 96 करोड़ 80 लाख के करीब जो मतदाता हैं वो यहाँ पर पूरे देश भर में सामने आए हैं और राजस्थान में 2 चरणों के अंदर चुनाव यहाँ पर होने वाला है। उसके अलावा 4 जून को जो रिजल्ट है वो यहाँ पर आ जाएगा। जी हाँ, और देखिए जो इलेक्शन कमीशन का ग्राफिक्स दीपक आप दिखा रहे थे, मैं मोटे तौर पे अपने दर्शकों को ये बता दूं कि पहली जो लाइन थी जो हमारी सहयोगी ने दिखाई उसमें 21 राज्यों के नाम थे, क्योंकि 21 राज्यों में एक साथ मतदान होगा वहां की कुछ सीटों के हिसाब से जो भी पहले फेज में आ रही हैं, उसमें 4 राज्य और जुड़ जाएंगे सेकंड फेज में, और इस तरह से कम 2 से 3 ऐसे स्टेट्स हैं जिनको इन 2 चरणों में निपटा दिया जाएगा। उसके बाद बाकी स्टेट्स आगे आने वाले चरणों में कंप्लीट होते जाएंगे। लेकिन पिछली बार का दीपक अगर आपको याद हो तो मोटे तौर पर जिस तरह का सीट डिस्ट्रीब्यूशन फेज वाइज था, आप इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं, वो अपने आप में इलाकों को लेकर एक इशारा था कि पहले फेज में आपको याद होगा कि जो अति संवेदनशील माने जाने वाली जगहें थी उनको शामिल किया गया था और सेकंड चरण में रिलैक्सेशन लिया गया था। इस बार क्या किया जाता है ये देखना होगा। देखिए स्वप्निल, आप यदि पुराने इतिहास यहाँ पर उठाकर देखेंगे तो अलवर जैसी सीट है, दौसा वाली जो सीट है, संसदीय सीट जो है, इन सीटों को दूसरे फेज में रखा गया था। 2014 का चुनाव मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है। जयपुर समेत दूसरी जगह पर जो चुनाव थे वो हो चुके थे ज्यादातर सीटों पर, और चुनिंदा जो बची हुई सीटें थी उनमें अलवर सीट भी शामिल थी, और ऐसी सीटों पर जो चुनाव था वो बाद में हुआ था। तो ऐसे में जिस बात का इशारा आपने किया, जिस बात का जिक्र आपने किया, वो अमूमन होता यही है। राजस्थान में अमूमन जो चुनाव है बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर जो बूथ होते हैं वो अति संवेदनशील होते हैं या संवेदनशील होते हैं, तो ऐसे में वहां पर विशेष ध्यान यहाँ पर रखा जाता है। राहुल अवस्थी हमारे साथ में कैमरे के पीछे आ चुके हैं, हमारे डिप्टी एडिटर हैं, सहयोगी हमारे, उनसे जान लेते हैं, कुछ समझ लेते हैं। राहुल, 2 फेज में चुनाव तो होंगे लेकिन अभी तक सीटें तय नहीं हो पाई है कि किन किन सीटों पर पहले फेज में होगा। अभी कुछ देर में ये डेटा भी सामने आ जाएगा। ये जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, जो पूर्वी राजस्थान का बीकानेर संभाग है, सीकर है, यहाँ पर पहले फेज में चुनाव होंगे या फिर हो सकता है दूसरे फेज में हो। जो निचला संभाग है, चाहे आप उदयपुर डिवीजन मान लीजिए, जयपुर मान लीजिए, कोटा मान लीजिए, यहाँ पर भरतपुर डिवीजन के साथ में यहाँ पर दूसरे फेज में चुनाव होंगे। तो ये 2 अलग अलग फेजेस क्लियर हो गए। मैं भागता हुआ आया हूँ, थोड़ी सांस फूल रही है अभी। तो ऐसे ही शंखनाद भी हो चुका है ना? नहीं, ऐसे ही बहुत सारे चुनाव अधिकारी हैं, उनके भी सांस फूलने वाली है, और बहुत सारे नेता हैं उनकी भी सांस फूलने वाली है। चुनाव आ गए हैं, चुनावों का शंखनाद हो गया है, शंख बज चुका है, रणभेरी बज चुकी है। अब यहाँ से शुरू होता है धूल उड़ाने का और लोगों के घर घर जाकर माथा टेकने का सिलसिला, और आप देखेंगे आने वाले दिनों में ये होता हुआ दिखाई देगा। 2 फेज में चुनाव पहले से लग रहा था दीपक कि 2 फेज में होंगे। राजस्थान बहुत बड़ा राज्य है, बहुत बड़ा राज्य है, एक बार स्थिति से तो सबसे बड़ा राज्य है, बहुत बड़ा, गर्मी के दिन भी हैं, और ऐसे में थोड़ा सा मूवमेंट अगर एक बार में करवाते तो थोड़ा कठिन हो जाता।
कई राजनीतिक पार्टियों को ये 2 फेज का चुनाव, अगर जैसा मैं समझ पा रहा हूँ, मैं वापस कह रहा हूँ, अगर जैसा मैं समझ पा रहा हूँ, बीकानेर अलग है और पूर्वी राजस्थान को निचले सेकंड फेज में रखा। अगर ये डिवीजन कुछ राजनीतिक पार्टियों को ये बहुत फायदा देने वाला है, अगर ऐसा डिवीजन है। आपने भी लोकसभा के चुनाव बहुत सारे कवर किए, ये बताइए संवेदनशील और अति संवेदनशील चीजों का भी ध्यान रखा गया होगा पहले और सेकंड फेज में? बिल्कुल रखा जाता है, खासतौर पर पूर्वी राजस्थान जहां पर बहुत ज्यादा संवेदनशील बूथ्स होते हैं। फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली आप जैसे जैसे पश्चिम राजस्थान की तरफ बढ़ेंगे वहां पर बहुत रखता है ज्यादा दीपक, और फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिहाज से भी संवेदनशील और अति संवेदनशील का एक कॉकटेल बनाने की कोशिश होती है। और चरण में मेरे साथ कुछ और सहयोगी जुड़ रहे हैं जिनका मैं रुख करना चाहता हूं। अजमेर से अभिषेक सिंह, इकलेश खेड़ली अलवर से और रवि कोटा से। जो जैसे ही आचार संहिता लगी है, आप देखिए कार्रवाइयां शुरू हो जाती है, लोगों के लिए काफी इंटरेस्टिंग रहेगा वो देखना। मैं सबसे पहले अभिषेक आपके पास आ रहा हूं, क्या तस्वीरें दिखा सकते हैं? नहीं अभिषेक, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही है। इकलेश, मैं आपके पास आ रहा हूं। इकलेश, आप क्या तस्वीरें दिखा सकते हैं? कि अभी चुनाव आयोग ने जो चुनाव आचार संहिता एक तरह से लागू ही मानी जा सकती है। इसको देख सकते हैं कि अभी प्रशासन द्वारा अभी बैनर पोस्टर भी लगे हुए हैं, जगह जगह बैनर पोस्टर लगे हुए हैं, तो लेकर कार्य भी शुरू होंगे। साथ में एक आपको विशेष रूप से जानकारी देना चाहता हूं कि अलवर लोकसभा, अलवर जिला एक अलग ही कीर्तिमान वाला जिला माना जा सकता है, क्योंकि अलवर जिले से 4 सांसद चुने जाते हैं। विशेष बात यह है कि 4 सांसद, क्योंकि अलवर जिले की जो थानागाजी विधानसभा है, हाँ। वो उसके मतदाता दौसा तो सांसद चुनते हैं, वहीं बानसूर के विधानसभा के जो मतदाता हैं वो जयपुर ग्रामीण के सांसद को वोट देते हैं, और कठूमर विधानसभा क्षेत्र के मतदाता भरतपुर लोकसभा के सांसद के लिए वोटिंग करते हैं। और अलवर का कुछ अलग ही, अलवर शहर अलग है, इसलिए 4 सांसद अलवर जिले से ही चुने जाते हैं। इस अपने उसके अलावा प्रशासन द्वारा भी जगह जगह पर अभी से ही मतदाता जागरूकता रैली और तो लगातार चली रही है। और जैसा कि आपने कुछ पोस्टर्स दिखाए, वक्त की बात है, सारे पोस्टर्स हटा दिए जाएंगे। आचार संहिता लगते ही ये पोस्टर्स हटना शुरू भी हो जाते हैं। और साथ ही मैं एक सवाल अपने पॉलिटिकल गेस्ट से भी ले लूं, उसके बाद दोबारा अपने सहयोगियों का रुख करूंगा। मैं अटल भाई, अपने 10 साल के काम और कांग्रेस की विफलताएं, इसमें आप किसको ऊपर रखकर चुनावों में उतरेंगे? देखिए, आप मेरा सवाल समझ रहे हैं ना, मैं क्यों ये कह रहा हूं? स्वप्निल जी, अपने काम की समीक्षा करना और अपने काम के बारे में जनता को बताना और जनता को महसूस भी करवाना कि भी ये काम थे, वो इम्पोर्टेंट थे। किसकी क्या कमियां रही, किस तरीके की परिस्थितियां रही, क्या रहा, उसके बारे में नहीं। हाँ, ये जरूर है, अगर वो तो आज भी आप कांग्रेस की बुराइयां कर रहे होते हैं। देखिए, अगर नीतिगत निर्णय लिए गए जो 60-60 साल तक चलते रहे कंटिन्यूअसली और वो चेंज ही नहीं हुए, और आज वही कांग्रेस अगर उन्हीं फैसलों पे अगर उठाती है उंगलियां, जो कि शायद हमारे पास ये इंफॉर्मेशन आ गई है पहले फेज में कौन कौन सी सीटें रहेंगी। दीपक एक्साइटेड है? जी दीपक। देखिए स्वप्निल, जो सवाल आप पूछ रहे थे वो अपडेट हमारे पास आ चुकी है। राहुल अवस्थी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और कंप्यूटर को खंगाल भी रहे हैं। राहुल, क्या अपडेट है? मैं आपको बताऊं, जो पीला अगर आप इलाका देख पाएं वो फर्स्ट फेज है, और जो ब्लू इलाका डिमार्क्ड है इसके अंदर वो है सेकंड फेज। और इसको अगर मैं थोड़ा सा आपको समझा पाऊं, भरतपुर, धौलपुर, करौली धौलपुर वाली जो सीट है उस पर, भरतपुर पर, सीकर पर, चूरू पर और झुंझुनू, बीकानेर, ये वो सीट्स हैं जिस पर फर्स्ट फेज के अंदर चुनाव होगा राजस्थान में। बाकी बची हुई तमाम सीटें, चाहे वो कोटा संभाग की हो, चाहे वो उदयपुर संभाग की हो, चाहे जैसलमेर बाड़मेर सीट हो, सारी, और जोधपुर संभाग के साथ ही नागौर, दूसरे चरण में यहाँ पर चुनाव होता हुआ दिखाई देगा। तो राजस्थान को 2 भागों में बांटा गया है, उत्तरी और दक्षिणी, और जो पूर्वी यानी कि जो संवेदनशील इलाके हैं जिसका कि अभी थोड़ी देर पहले आप जिक्र कर रहे थे, वो इलाके सारे के सारे फर्स्ट फेज के अंदर आने वाले हैं। ये चीज़ क्लियर हो गई है। आप देखिएगा यहाँ पे धौलपुर करौली सीट, भरतपुर सीट, और उसके साथ में अलवर, और साथ ही साथ चूरू, जो मैं समझ पा रहा हूँ, बीकानेर और सीकर, ये वो सारी सीटें हैं जो फर्स्ट फेज में जाएंगी। सेकंड फेज में कौन कौन सी, ये मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। झालावाड़ 12, उसके बाद में टोंक सवाई माधोपुर, कोटा बूंदी,
और अजमेर, नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, जोधपुर, सिरोही, जालोर सिरोही, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ये वो तमाम सीट्स, राजसमंद, ये वो तमाम सीट्स हैं जो सेकंड फेज एक में बार मैं चुनाव रोकूंगा, जी। कैमरे के पीछे अमूमन रहने वाले सचिन आज कैमरे के सामने है, कुछ अपडेट इनके पास है, बताइए। सर फर्स्ट फेज में जो 19 तारीख को इलेक्शन होगा उसमें गंगापुर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर रूरल, जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और दौसा, नागौर की सीट पे होगा। ठीक है, मुझे ये बता दीजिए 19 तारीख को जो चुनाव होगा कितनी लोकसभा सीटों पर होगा? 12 जी। जी। ठीक है। और जो गंगानगर, गंगापुर को करेक्ट कर लेते, गंगानगर सीट है वो। जी गंगानगर। और जो उसके बाद में जो 13 सीट्स हैं उसमें है टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद। पिछली बार को पलट दिया है, झालावाड़। पिछली बार पहले चरण में 13 सीटें थी, दूसरे चरण में 12, इस बार उसको पलट दिया है। हाँ बिल्कुल, देखिए इस बार पहले चरण में 12 सीटें रखी गई है जी। स्वप्निल, दर्शकों की जानकारी के लिए एक बार वापस से रिपीट करवा देते हैं सचिन हाँ। से, आखिर कौन कौन सी सीटें हैं? हाँ सचिन वापस। फर्स्ट फेज में जो सीट्स है वो है गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर रूरल, जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा और नागौर। ठीक है, 12 सीटों पर, 12 लोकसभा सीटों पर 19 तारीख को चुनाव होने जा रहे हैं फर्स्ट फेज के अंदर। उसके बाद में बाकी बची हुई 13 सीटों पर 26 अप्रैल को। जी। सेकंड फेज में उनमें है टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा और झालावाड़ 12। ठीक है, ये 13 तो सीट। स्वप्निल, तस्वीर साफ हो चुकी है। पहले फेज के अंदर 12 लोकसभा की सीटें हैं जिन पर चुनाव होंगे, दूसरे फेज के अंदर 13 लोकसभा की सीटें हैं जिनके अंदर चुनाव यहां पर होने जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। देखिए, मैंने आपसे जब पहला सवाल लिया था दीपक, मैंने कहा था कि देखिए जब टीमें मैदान में उतरती है ना तो सबसे ज्यादा एनर्जाइज वो पहले दिन होती है। ऐसे में जो संवेदनशील इलाके माने जाते हैं उनको मैक्सिमम पहले चरण में रखने की कोशिश हुई है। और हालांकि देखिए अब जयपुर को, यानी जिस पर बहुत ज्यादा निगाहें लोगों की टिकी है कि कौन प्रत्याशी उतारेगा, किसी ने भी अपना प्रत्याशी छुआ भी नहीं है जयपुर के लिए। वो पहले चरण में रहने वाली हैं दोनों ही सीटें जयपुर की। ये काफी कद्दावर बात है। मेरी बातचीत अटल जी से बीच में अधूरी रह गई थी। अटल जी, देखिए मैं ये कह रहा हूं कि अगर काम बोलता है ना तो पुराने दर्दों को बार बार कुरेदने की जरूरत नहीं पड़ती। आप मेरी बात समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? हाँ, लेकिन स्वप्निल जी इस बात को कि मैं अभी आपसे पूछूं कि आपने कौन से कलर का कोट पहना है तो आप जरूर जवाब देंगे। हाँ। तो बेसिकली हमारे जो भी काम है, जो कि पुराने टाइम पे कुछ नीतिगत फैसले थे जो कि हमें लगता है गलत थे, उसको हमने सही किया। 370 राम मंदिर, इस तरह के बहुत सारे फैसले आए, ठीक है। राम मंदिर लेकिन बनाना। कांग्रेस तो क्या मुद्दे लेकर जाएगी मैदान में? मैं हुकुम जी आपके पास आ रहा हूं। देखिए कम से कम मतलब आपके पास एक हालिया जो सफलता थी वो थी ओपीएस, आप तो उसको भी भुनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो आप क्या लेकर जाने वाले हैं चुनावी मैदान में? कितना अच्छा होता कि अगर आपके पास छत्तीसगढ़ और राजस्थान का भी कुछ ऐसा बताने के लिए होता जिसको आप बताते हैं कि भाई हम होते हैं तो हम ये कर देते हैं। देखो हम जो चुनावी मैदान में उतरेंगे, हमारे पास जो व्यक्तिगत मूल्य है, जो सहिष्णुता है, जो संप्रभुता है देश की, उनको कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है, तो हम हमारी विचारधारा को लेकर के जाएंगे। और हमने राजस्थान की मैं बात करूं तो राजस्थान में हमने जो पिछली सरकार में जितने भी काम करवाए, हमारी जो योजनाएं चलाई, हमने जो चिरंजीवी योजना, स्वास्थ्य क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में जितने भी काम हुए, तो काम हमारा देख रखा है। जनता को पता है कि कांग्रेस वास्तव में सामाजिक हुकुम जी मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। आपने अपनी हार का एनालिसिस खुद किया होगा, पर जहां से हम लोग बैठकर एक विश्लेषक के तौर पर एनालिसिस करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि आपको आपकी योजनाओं ने नहीं हराया, आपको आपकी छवि ने हराया। जिस विचारधारा के बेसिस पर आप चुनावी जंग में उतरने की बात करती हैं, उस विचारधारा, उस चेहरे ने आपको बचाया ही नहीं। जो थोड़ी बहुत लार्ज नंबर्स में नजर आती है वो योजनाओं की नजर आती है। अभी कितना बड़ा मुद्दा था इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का, उसको किसी भी मीडिया ने नहीं चलाया। किसी भी मीडिया की हिम्मत नहीं है कि इसको ईबी के बारे में पूछा जाए। इन्होंने क्या कर रखा है कि ईबी से तो जो विपक्ष है उसको आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया, और ईडी के थ्रू जो विपक्षी नेता है उनको जेलों में डाल दिया। इनकी इन सारी देश के साथ सुप्रीम कोर्ट भी अभी पढ़ी रहा है और उसके हिसाब से नेक्स्ट स्टेप वो लेते जा रहे हैं। बराबर, ठीक है। ठीक है, मेरे साथ रवि कोटा से मौजूद हैं और सीकर से रमेश शर्मा भी जुड़ चुके हैं, लेकिन पहले मैं कोटा का रुख कर रहा हूं। रवि, क्या तस्वीरें दिखा पाएंगे?
रवि आवाज मिल रही है? जैसे जोड़ेंगे तो सामने आ जाएगा। रवि तक आवाज नहीं जा रही। रमेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल सप्तऋषि, सुन पा रहा हूँ मैं आपको। रमेश जी, मोटे तौर पर जितना अब तक मुझे समझ में आया है, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो पहले चरण में ही आपका संभाग तो निपट रहा है, कम से कम चूरू झुंझुनू। हाँ, बिल्कुल पहले चरण में ही आपका संभाग निपट रहा है। बिल्कुल स्वप्निल, हाँ बिल्कुल स्वप्निल, सीकर संभाग है वो पहले ही चरण में सारा मतदान इनका होगा। 19 अप्रैल को इनकी वोटिंग, जिसमें हमारा सीकर है, चूरू है और झुंझुनू है, तीनों ही लोकसभा सीट है, वो 19 अप्रैल को मतदान होगा। लेकिन स्वप्निल, सबसे बड़ी बात है कि अगर संभाग की बात करें तो जो फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र जो हमारा है वो वहां से हट करके, और ये आपके सीकर से हटके चूरू में जा रहा है। और जो आपका सीकर लोकसभा क्षेत्र है उसका जो आपका जयपुर का चौमू विधानसभा क्षेत्र है वो सीकर में, ये हमेशा ये होता रहा है। तो चौमू विधानसभा के जो लोग हैं वो हमारे सीकर में मतदान करेंगे, और फतेहपुर जो हमारा विधानसभा क्षेत्र है उनके लोग चूरू इसमें विधानसभा, झुंझुनू विधानसभा करेंगे। तो कुल मिला के एक ये परिवर्तन यहाँ जरूर है। लेकिन सबसे बड़ी बात करें तो चुनाव आयोग ने अभी आपने बताया अपने को कि धन बल, भुजबल और अवैध जो मामले होंगे तस्करी के, इन सब पे कड़ी है। तो सीकर जिले में का जो नीमका थाना कस्बे है उससे हरियाणा की बॉर्डर है, वो कहीं न कहीं लगती है, तो उस पर कहीं न कहीं कड़ाई होगी। इसी के साथ अभी जैसे ही चुनाव आयोग ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो अभी 5 बजे जिला कलेक्टर है कमर उमर जमाउद्दीन, वो अभी 5 बजे बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया के साथ कर रहे हैं। काफी दिशा निर्देश अभी दिए जाएंगे, और आचार संहिता के साथ ही यहाँ जो पोस्टर बैनर जो नेताओं के लगे हुए थे उनको हटाने का काम है वो यहाँ शुरू हो गया है। ठीक है, ठीक है। दीपक व्यास मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। दीपक, एक छोटा सा कंफ्यूजन है, टोंक सवाई माधोपुर पहले फेज में या सेकंड फेज में? फर्स्ट फेज। स्वप्निल, कुछ सेकंड का इंतजार करना होगा, मुझे भी एक बार वापस से लिस्ट यहाँ पर देखनी होगी। और टोंक सवाई माधोपुर की यदि हम बात करें तो ये सेकंड फेज में है स्वप्निल। अच्छा, ठीक है। दीपक, और क्या पता चल पा रहा है अभी? और भी क्लैरिटी की जरूरत है क्या? इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर अब बाय नेम चीजें रिफ्लेक्ट हो रही हैं? देखिए, अपडेट सामने आ चुका है। इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट है उससे ये जो अपडेट है वो सामने आएगी। स्वप्निल, 12 लोकसभा सीटों पर जो चुनाव है वो पहले फेज के अंदर होंगे, और 13 लोकसभा सीटें हैं जो हैं उसके अंदर चुनाव यहाँ पर सेकंड फेज के अंदर होंगे। एक बार वापस से मैं रिपीट कर देता हूँ, गंगानगर जो सीट है लोकसभा की उसमें पहले फेज में होंगे बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर रूरल यानी जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा और नागौर, ये पहले फेज के अंदर यहाँ पर चुनाव होने हैं। बाकी बची हुई जो 13 सीटें हैं उसके अंदर दूसरे फेज में चुनाव होंगे। इनमें टोंक सवाई माधोपुर जो सीट है वो है, अजमेर सीट है, पाली है, जोधपुर है, बाड़मेर है, जालोर है, उदयपुर है, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा और झालावाड़ 12 जो सीट है उसमें दूसरे फेज के अंदर यहाँ पर जो चुनाव है वो यहाँ पर होने वाले हैं। ठीक है, लगातार हम आपको अपडेट कर रहे हैं। मोटे तौर पर फर्स्ट फेज और सेकंड फेज की स्थितियां क्लियर हैं। अगर हम ये कहें कि इनमें से कितनी जगहों पर प्रत्याशी उतारे हैं, तो पहले फेज में बीजेपी ने लगभग 4 से 5 ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी अपने प्रत्याशी क्लियर कर चुकी है। कांग्रेस अभी पहले फेज में भी प्रत्याशी घोषित करने में पिछड़ रही है, और सेकंड फेज में भी मोटे तौर पर। लेकिन देखिए, लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो अब क्या डीग से भी मुझे तस्वीरें मिल रही हैं? पीसीआर से एक बार मैं पूछना चाहता हूं। रवि मेरे साथ हैं। रवि, क्या तस्वीरें दिखा पाएंगे? हाँ तो सही जो हेल्थ और वहां तो दुनिया तो देख ही रही है। रवि तक मेरी आवाज नहीं जा रही है। रवि बोले। नहीं, अच्छा रवि, मेरी आवाज मिल रही है आपको? डीक से रवि, मुझे सुन पा रहे हैं? नहीं, मेरी आवाज नहीं जा रही है। कोटा से रवि, रवि मेरी आवाज मिल रही है? नहीं, कुछ देर में स्थितियां और क्लियर हो पाएंगी। तब तक हुकुम मीणा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि आपको ये बात समझनी होगी, जो हम मतलब जो एक विश्लेषक के तौर पर हमारा एनालिसिस कहता है वो ये कि आपको आपकी योजनाओं ने फायदा पहुंचाया, लेकिन आपकी छवि ने नुकसान पहुंचाया। मैं ये कह रहा हूं, आपकी विचारधारा अब उतनी अट्रैक्टिव नहीं रही, या जिन गुणों की आप बात करते हैं एक वक्त वो वोट दिलाया करते थे, अब चीजें उससे आगे बढ़ चुकी हैं। कांग्रेस ने अपने आप को बदला नहीं है। क्या ये एक बड़ा रोड ब्लॉक नहीं होगा आपके लिए?
हुकुम जी। हाँ, एक बार रिपीट। जी, मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस ने वक्त के साथ अपने आप को बदला नहीं। हालिया विधानसभा चुनाव में आपकी योजनाओं ने आपकी लाज बचाई, आपको 69 तक पहुंचाया था, जो बाद में 70 हो गया। लेकिन आपकी छवि ने नुकसान पहुंचाया, इसलिए आप बाहर हुए। अगर आपकी छवि अच्छी होती तो शायद आप बाहर नहीं हुए होते। क्या ये एनालिसिस पार्टी ने किया है कि अब विचारधारा के दम पर वोट नहीं मिल रहा है, अब हमें कुछ और भी करना चाहिए? नहीं, विचारधारा ठीक है, विचारधारा के दम पे वोट पड़ रहा है। कांग्रेस को आपने देखा होगा, परसेंटेज बेस पे देखे तो कांग्रेस को अब की बार बहुत वोट पड़ा। लेकिन कुछ गलतियां जैसे हमने मानी भी है कि हम कुछ टिकट चेंज कर देते, क्योंकि इस बार कैंडिडेट का थोड़ा विरोध था। बाकी की योजनाएं हमारी बहुत इस बार तो आपको कैंडिडेट ही नहीं मिल रहे, बड़े चेहरे तो मना कर दे रहे हैं चुनाव लड़ने से। इस बार तो बड़े चेहरों ने तो चुनाव लड़ने से मना कर दिया। आप तो बी लिस्ट में से नाम निकाल रहे हैं। नहीं, लोकसभा के लिए मैं बोल रही हूँ। हाँ, मैं लोकसभा के लिए कह रहा हूँ। भंवर जितेंद्र सिंह से आलाकमान ने पूछा लड़ना चाहते हैं, उन्होंने मना कर दिया। सचिन पायलट ने मना कर दिया, अशोक गहलोत ने मना कर दिया, गोविंद सिंह डोटासरा ने मना कर दिया। देखिए, हम और अन्य लोगों को भी तो मौका देंगे ना, लड़ना चाहते हैं। सचिन पायलट जी को तो छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी दे दी उन्होंने, तो एक जिम्मेदारी को महत्वपूर्ण तरीके से वो निभाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने इस तरीके से मना कर दिया। मुरारी लाल जी ने अगर मना किया है तो उनकी अगर वो छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी संभालते रह गए, छत्तीसगढ़ भी पहले फेज में। अच्छा, इंटरेस्टिंगली सुनिए, आपने जो नाम लिया सचिन पायलट छत्तीसगढ़ में आपके लिए चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी संभालेंगे, छत्तीसगढ़ भी पहले चरण में। वो वहां बिजी रहेंगे तो यहां आपके लिए कौन लड़ेगा? जब तक राहुल गांधी की यात्रा खत्म नहीं हो रही तब तक तो आप मैदान में उतरकर फुली फ्लेजेड वॉर पर उतर ही नहीं सकते। नहीं, चुनाव के लिए वहां यहाँ भी आएंगे ना, जब सब लोगों को और भी तो है कांग्रेस में, एक ही नेता थोड़ी है कांग्रेस में, और भी नेता है, सब मिलजुल करके सब चुनाव लड़ेंगे। एक नेता की जिम्मेदारी थोड़ी होती है सारे क्या बात है हुकुम जी, पहली बार मैंने कांग्रेस के मुंह से ये बात सुनी है कि राहुल गांधी अकेले नेता नहीं है और भी नेता है कांग्रेस में। ये एक शुरुआत हो सकती है कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी। ठीक है अटल भाई, देखिए मैं एक बार फिर कोशिश कर रहा हूं डीक पहुंचने की। रवि, मेरी आवाज मिल रही है? जी जी जी, आवाज तस्वीरें दिखाएं। जी जी, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि थोड़ा यहाँ का दृश्य दिखाएं। कुछ साथ में कुछ बता भी सकते रवि भाई, आप बताना चाहते हो तो हम सुनने को उत्सुक हैं। जी स्वप्निल जी, मैं बताना चाहूंगा जो 19 और 26 अप्रैल को जो चुनाव की घोषणा हुई है, इसको लेकर कामा क्षेत्र में बेहद उत्साह है। कुछ लोग तो यहाँ पर आतिशबाजी करके खुशी भी मना रहे हैं। काफी लोग हमारे साथ हैं जिनका कहना है कि हम ये सारे लोग, ऐसा प्रतीत होता है जैसे बीजेपी के पक्ष में, और इनमें बीजेपी की मोदी की लहर को देखते हुए खास उत्साह भी दिखाई दे रहा है। जैसा कि ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ से दोबारा से फिर से, जैसे अब हमारी भरतपुर से सांसद रंजीता कोली, ये फिर से कह रहे हैं कि जो हमारे रामस्वरूप कोली को भाजपा ने टिकट दिया है उनको हम फिर से जिताएंगे। ऐसे ही हमारे कनवाला ग्राम पंचायत के सरपंच उप सरपंच है शिवनारायण जी, वो हमारे साथ है, आइए उनसे भी बात करते हैं, उनका क्या कहना है। शिवनारायण जी, सबसे पहले तो रवि जी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरे छोटे से एक कार्यकर्ता को बोलने का मौका दिया। सबसे पहले मैं समाचार प्लस के सभी व्यूअर्स को राधे राधे और नमस्कार करता हूं। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रामस्वरूप जी कोली को घोषित कर दिया गया है। इंटरेस्टिंग क्या है समझना होगा और हो सके तो रिएक्शन भी लेना होगा। भाजपा ने एक महिला का टिकट काटा, कांग्रेस ने एक महिला को टिकट दिया और रितु बनावत निर्दलीय ताल ठोक रही है। हालांकि शिवसेना में शामिल हो चुकी हैं। कहीं समीकरण बिगड़ तो नहीं जाएगा बीजेपी का? जी स्वप्निल जी, मैं बताना चाहूंगा ऐसा कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जिस तरह से देश में देखा जा रहा है मोदी लहर चलने की संभावना है। और भाजपा बार बार ये नारा दे रही है अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। कहीं ना कहीं जो राजस्थान का जो भरतपुर जिला है वहां बीजेपी का बहुमत दिखाई दे रहा है। लगातार बीजेपी का यहाँ सांसद रंजीता कोली है, रिएक्शन ऐसा कुछ खास नहीं है, लेकिन यहाँ का जो माहौल है वो बीजेपी की, अधिकतर बीजेपी के पक्ष में है। जाकर दीप जिले के जहाँ 3 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, कामा नगर और डीग में जो कामा विधानसभा क्षेत्र, नगर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो वहां से जो बीजेपी का कैंडिडेट है पिछली बार हो सकती है। लेकिन एक बात सोचिए अटल भाई, आप मुझे बताइए कि अगर ये बात, अब लोग भी तो कह रहे हैं ना कि भाई एक महिला का टिकट बीजेपी ने काटा, उसी बीजेपी ने जो नारी वंदन की बात कर रही है, ठीक है, एक महिला का टिकट काटा, कांग्रेस ने एक महिला को टिकट दे दिया, ठीक है। रितु बनावत जो आपसे ही नाराज होकर निर्दलीय गई थी, शिवसेना ज्वाइन कर चुकी है, जो कि आपकी एलाइड है, आपके अलायंस में है, और वो वहां पर निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी थी। लेकिन अगर अब लड़ती भी है तो शिवसेना से लड़ेंगी। अगर आप उनको रोक पाए तो हम मान लें कि आपका गठबंधन बहुत मजबूत चल रहा है ना, और नहीं रोक पाए तो क्या?
देखिए ऐसा है स्वप्निल जी कि बहुत सोच समझ के स्क्रूटनाइज करके वहाँ टिकट दिया गया है। और बहुत सारे लोग ऐसा भी होता है कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा स्वरूप ले चुकी है और हमें हर जगह व्यक्तियों की जरूरत रहती है। हो सकता है किसी को संगठन में, किसी को सरकार में, किसी को अपन एमपी के लिए और किसी को स्टेट असेंबली के लिए लड़वाने की कोशिश करते हैं। 15 जो प्रत्याशी अब रही बात 15 जो प्रत्याशी घोषित हुए, क्या ये फैक्ट नहीं है उसमें से 7 से 8 लोगों के आप लोगों ने टिकट काट दिए हैं? हाँ, ये तो फैक्ट क्या है, ये तो इसके पीछे कोई तो तर्क होना चाहिए ना। आप 8 लोगों को कहीं और मैनेज करना चाहते हैं, ये बात तो गले से नीचे उतर ही नहीं सकती। क्यों नहीं उतर सकती? बहुत सारे ऐसी संभावनाएं पहले भी हुई हैं कि हमने बहुत सारे लोगों को, आज ही आप देखिए बहुत सारे लोगों को तो सिर्फ इस बेसिस पर कि उन्हें कहीं और ले जाना है, किसी और जगह पर हमें लगा कि इनको देना, इनको यहाँ लगाना चाहिए, इनका उपयोग यहाँ लिया जा सकता है, वहाँ ले लिया। तो यही एक बात होती है कि भाई नए लोगों कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी अंदरूनी रिपोर्ट ये कह रही है कि जनता का फीडबैक भी खराब है? यही कि भाई 10-10 बार एमपी बनते रहो और 10-10 बार एमएलए बनते रहो और एक ही चेहरे, वही संसद, वही सब कुछ, फिर आप चेंजेस की बात करते हैं, भारत उत्थान की बात तो मैं आपसे कह सकता हूं अर्जुन मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत, देखिए ये तो कंटिन्यू टिकट ले ही रहे हैं ना। ये बहुत इंटरनल है ना, हम लोगों की अपनी समीक्षाएं हैं और उस समीक्षा के अंदर भारतीय जनता पार्टी को अब एक जो भी जनता है वो स्वच्छ छवि के रूप में देख रही है और नया कुछ नवाचार के रूप में भी देख रही है और उसी नवाचार के तहत हम ये सब निर्णय लेते हैं और हमारी स्क्रूटनी कमेटी है वो बहुत सोच समझ के। एक बार बीकानेर का भी मैं रुख कर लेता हूं, उसके बाद में हुकुम जी आपके पास आऊंगा। गिरिराज भदानी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। गिरिराज, क्या तस्वीरें दिखा पाएंगे आप? हाँ गिरिराज बोले, आप सुन पा रहे हैं? मैं ये बताना चाहूंगा पहले चरण में जो बीकानेर में चुनाव होने हैं, इस बीकानेर में कांग्रेस और आ रही आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है? हाँ बोलिए। सबने आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? हाँ बोलिए जी। मैं उन पहले चरण में बीकानेर में चुनाव होने हैं और कांग्रेस और भाजपा ने दोनों ही अपने प्रत्याशी उतार दिए, लेकिन बीकानेर में इस बार रोचक मुकाबला होने वाला है क्योंकि इस बार कांग्रेस ने बड़ा दाव खेलते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल को टिकट दिया है। तो बीकानेर में इस बार रोचक मुकाबला होगा और पहले चरण में 19 तारीख को ही बीकानेर में मतदान होने हैं। ठीक है, ठीक है। आचार संहिता के ऐलान के साथ ही अब तमाम विभाग वॉर फुटिंग पर जो काम करते हैं वो शुरू हो चुके हैं। बैनर पोस्टर्स हटाए जा रहे हैं और अब देखिए कांग्रेस की अगली लिस्ट 1-2 दिन में आ सकती है, लेकिन ये भी एक फैक्ट अपने साथ साथ चल रहा है कि जब तक राहुल गांधी की यात्रा खत्म नहीं हो जाती तब तक कोई मेजर घोषणा या बम्पर लिस्ट हो, इसे लेकर संशय ही लगता है। दिनेश कसाना कांग्रेस मुख्यालय पर इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। दिनेश, क्या तस्वीरें दिखा पाएंगे आप वहां पर? बिल्कुल, देखिए स्वप्निल, चुनाव कार्यक्रमों की, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। चुनाव तारीखों के ऐलान के साथ ही कोड ऑफ कंडक्ट है वो लागू हो गया है और ऐसे में राजनीतिक दल हैं वो भी अपनी जो तैयारियां हैं उनको और तेज कर दी है। लगातार चूंकि करीब 10 सीटों पर कांग्रेस पार्टी की ओर से 10 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है और शेष जो 15 सीटों हैं उन पर उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया है वो लगातार तेज हो गई है। लगातार मंथन उन पर चल रहा है। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकें आगामी दिनों में होंगी और उसके बाद दिल्ली में सीईसी की बैठक होगी। शेष 15 सीटों पर इन नामों पर मोहर लगेगी। कांग्रेस कार्यालय में कोई सेंस ऑफ अर्जेंसी दिख रही है और कल उसका समापन होना है मुंबई में। तो दिनेश, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या कांग्रेस कार्यालय में कोई सेंस ऑफ अर्जेंसी नजर आ रही है? अब तो चुनावों की घोषणा भी हो गई। बिल्कुल, देखिए स्वप्निल, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा जिस तरह से लगातार कांग्रेस वॉर रूम लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां कर रहा है। कांग्रेस वॉर रूम के बाहर ही फिलहाल हम मौजूद हैं और वॉर रूम में तैयारियां यहां पर लगातार की जा रही हैं, किस तरह से बूथ मैनेजमेंट वहां पर किया जाए। और चूंकि एक संघर्ष के दौर से कांग्रेस पार्टी फिलहाल गुजर रही है, चूंकि लगातार कांग्रेस के नेता छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन कुछ नेता कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। और आज भी कांग्रेस के में नेताओं की ज्वाइनिंग हुई है। आरएलपी के नेता हैं उमेदाराम, उनकी ज्वाइनिंग हुई है। तो इस तरह से लगातार चुनाव तैयारियों में कांग्रेस पार्टी जुटी हुई है। कांग्रेस वॉर रूम में वो तस्वीरों में मैं आपको दिखाऊंगा और तमाम जो प्रवक्ता हैं या कांग्रेस पार्टी के नेता हैं वो चुनाव तैयारियां यहाँ पर
कर रहे हैं, किस तरह से बूथ स्तर पर मैनेजमेंट किया जाए और इसके अलावा कैसे चुनाव जो रणनीति है उसको आत्मसात किया जाए, ये तमाम रणनीति को यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के नेता हैं वो तैयारियां कर रहे हैं। राजेंद्र यादव है, पीसीसी के महासचिव हैं। राजेंद्र जी, किस तरह से चुनाव तैयारी पूरी लोकसभा चुनाव तारीखों के ऐलान के साथ ही? देखो, लोकसभा चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग के द्वारा कर दी गई है और हमारी तैयारी पूरे बूथ लेवल तक की तैयारी पूरे पिछले एक महीने से लगातार हम वार रूम के माध्यम से पूरी तैयारी से लगे हुए हैं। हमारी टीम पूरी तरीके से मुस्तैदी से लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए लगी हुई है और कांग्रेस पार्टी ने 10 टिकट डिक्लेयर कर दें, शायद एक दो दिन में, और बाकी जो बचे हुए हैं वो टिकटें भी क्लियर हो जाएंगे। तो पूरी तैयारी से कांग्रेस पार्टी मजबूत तरीके से चुनाव लड़ेगी। अलवर से आते हैं, वहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया है। ललित यादव आपके कैंडिडेट हैं, मौजूदा विधायक भी हैं। भूपेंद्र यादव जो केंद्रीय मंत्री हैं वो सामने कैंडिडेट हैं, लेकिन आपके चाहे जिला प्रमुख हैं, प्रधान हैं, पूर्व सांसद हैं, वो लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं। एक माहौल, और आपके नेता कह रहे हैं कि परसेप्शन बनाने की कोशिश है, क्या नुकसान होगा पार्टी को? तो पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी का मतदाता बूथ लेवल तक और ग्रामीण ढाणी लेवल तक कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता है। पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा। इन नेताओं को एक भय है, एक डर लगा हुआ है, उस डर के कारण ये लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। और जहाँ तक ललित यादव का सवाल है, कांग्रेस पार्टी ने बहुत समय बाद एक युवा को टिकट दिया है। हमारा जो उदयपुर में एक नव संकल्प के नाम से जो चिंतन शिविर हुआ था उसमें ये थी कि 50% टिकटें युवाओं को दी जाएंगी, तो एक युवा को टिकट दिया है। बहुत अच्छी उम्मीद है, बहुत अच्छी लड़ाई लड़ेगा। जहाँ तक भूपेंद्र यादव जी की सवाल है, वो बड़े नेता हैं, राज्यसभा से 2 बार मंत्री रहे हैं। तो अगर इतने मजबूत नेता हैं और जो मोदी जी और अमित शाह जी 400 सीटों की बात करते हैं, उनको लग रहा है कि इतनी आसानी से 400 सीटें जीत रहे हैं, तो जो यादव बहुल्य सीट है अलवर, उस सीट पे भूपेंद्र यादव को क्यों उतारा? उनको अजमेर से लड़ाते, नागौर से लड़ाते, सीकर से लड़ाते, जहां उनकी मजबूती है। मोदी जी के नाम पे वोट पड़ रहे हैं, राम के नाम पे वोट पड़ रहे हैं, तो उन सीटों से लड़ाते। यादव बहुल्य सीट पे इतने बड़े नेता को लाके उस कद को उन्होंने बहुत एक नीचे लिया है। तो मैं तो नहीं मानता कि भूपेंद्र यादव कोई इतना बड़ा चुनाव लड़ रहे हैं। ललित यादव बहुत संघर्ष लड़ रहे हैं। स्वर्णिम जी, किस तरह की तैयारी कांग्रेस पार्टी की? चुनाव तारीखों का ऐलान हो चुका है। देखिए, कांग्रेस पार्टी लगातार चुनावों की तैयारी में थी और चुनाव की जब तारीखों का ऐलान हो गया तो अब बिल्कुल जो है फॉर्मल तरीके से हम चुनाव की तैयारी मैं चाहता हूं मेरा एक सेंटेंस हमारी तैयारियों का पहुंचाएं आप मेरे नाम के साथ। ग्रासरूट वर्कर के साथ काम करना, वो चेहरे पे इलेक्शन की शुरुआत में चेहरे पे गंभीरता और थकान दिख रही है लेकर के मोदी जी की जो असफलता है उसको जनता के बीच रखेंगे। अब इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला आया है, इतना बड़ा मामला है, भ्रष्टाचार जो सदी का सबसे बड़ा। स्वप्निल कह रहे हैं कि चेहरे पे एक थोड़ी थकान दिख रही है आपके चेहरे। नहीं, मेरे 3 दिन से मैं थोड़ा सा काम चल रहा था, हमारे पार्टी का लगातार काम चल रहा है और अब थकान नहीं, अब तो ऊर्जा है। और स्वप्निल जी, बिल्कुल तय बात है कि जब तारीखों का ऐलान हुआ है तो अब तो थकने और बैठने का काम ही नहीं है, रात दिन काम चलेगा। कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे, ठीक है, और देखेंगे। लेकिन एक रिएक्शन मैं लेना चाहता हूं, हुकुम मीणा जी भी मेरे साथ जुड़ी हुई है कांग्रेस के कंटिन्यूएशन में ही। एक मेरा अपना पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन है जो मैं ये कह रहा हूं। पीसीसी महासचिव ये कह रहे हैं कि ललित यादव अच्छी लड़ाई लड़ेगा। मैं ये कह रहा हूं कि रिएक्शन तो ये होते हैं कि भाई हमारा वाला बंदा जीतेगा, लेकिन अगर रिएक्शन ये कि अच्छी लड़ाई लड़ेगा तो उसमें ऐसा नहीं लगता कि पहले से ही एक डिफीट की बू आ रही हो? हुकुम जी, इस तरह के सेंटेंसेस कॉन्फिडेंस नहीं दिखाते। दूसरा सवाल वो ये है कि जब आपने कहा सत्ता के लालची लोग चले गए, तो क्या राहुल कसवा सत्ता के लालची है क्योंकि वो आपके पास आ गए? नहीं, वो हमारे पास आ गए। हमारे तो मतलब जैसे वो छिलका होता है ना, वो बीजेपी ने लिया है। हमने उनका जो वर्तमान में सांसद थे वो हमारे पास आए हैं, उनके साथ जाती होगी, तो क्या वो सत्ता के आए, हमने किसी को उनके साथ जाती हुई या उनके साथ जाती हुई वो सत्ता के लालची नहीं है। जो आपके साथ गए उनके साथ जाती नहीं हुई, वो सत्ता के लालची है। गजब है हुकुम जी, ये ट्रेनिंग का पार्ट है स्वप्निल जी। आपके यहाँ से जो गए वो सत्ता के लालची हैं और उनके यहाँ से जो आए वो सत्ता के लालची नहीं है। नहीं, उनको डर है और उन्होंने तो सबको ईडी का डर दिखाया है ना। ईडी के डर से मैं वही पहले राहुल कसबा को किस बात का ईडी का डर दिखाया गया? हुकुम जी, आप भी गजब बात कर रहे हैं। अभी आप देखोगे कि इलेक्ट्रॉन, आप मुझे बोलने दीजिए, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के जो ईबी के थ्रू किन लोगों पर रेड पड़ी थी, और जैसे ही उन्होंने पैसा दिया, चंदा दिया, उसके बाद वो रेड उनकी खत्म हो गई। मतलब मुझे लेकिन आप देखिए, जब नैरेटिव बनाने की बात होती है तो कांग्रेस ये कहती है कि बीजेपी ने कांग्रेस के अगेंस्ट एक परसेप्शन बनाया है, एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की है। अटल जी, मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस ने एक कोशिश की है
जिसको लेकर अब लोग बातें भी कर रहे हैं, वो व्हाट्सएप ग्रुप्स पर भी चल रहा है। वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी एनडीए के साथ प्लस ईडी और सीबीआई के साथ चुनाव में उतरी है और इसीलिए जीत रही है। मैं स्वप्निल जी एक बात आपसे पूछना चाहता हूं। अरे सर, मैं जवाब नहीं दूंगा, मैं सवाल पूछूंगा। नहीं, बट ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स या पुलिस, एसीबी, ये किस लिए होती हैं? चोरों को पकड़ने के लिए, इसीलिए होती है ना। और जो चोर होगा उसको पकड़ाएंगे। अब वो किसका है, किसका नहीं है, कौन सी पार्टी का है, इसका कोई क्या कर सकता है? एक इशारा होता है, आप एक और बात बताइए, कर्नाटका में किसकी सरकार है? अदल भाई देखिए, इंटरेस्टिंग बात है। मैं आपसे ये कह रहा हूं, ये तो हो सकता है ना कि एक काम करो, अभी रुको तब पकड़ना। देखिए स्वप्निल भाई, ये सारी की सारी कयास की स्थिति है। मैं यही पूछ रहा हूं, कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार है, बहुत सारी केरला में है, वहां ये लोग अपनी पुलिस के द्वारा क्यों नहीं पकड़ते? किसी बीजेपी वाले को पकड़ते हैं क्या? कहां पकड़े गए? क्यों नहीं कहते कि आओ इनको पकड़ो, ये ईडी के अंदर इनका ये डेटा पाया गया है? कहते ही नहीं है, कहीं पर कोई है ही नहीं। इन्हीं के लोग हर जगह जहां सरकार बदलती है, ये इनको केवल ईडी, इनकम टैक्स, यही सपने में आ रहा है। ठीक है, एक बार फिर मैं अजमेर का रुख करना चाहता हूं, उसके बाद दिनेश आपके पास आऊंगा। अभिषेक सिंह मेरे साथ लगातार बने हुए। अभिषेक, अब शायद मुझे आपकी आवाज मिले, क्या बता पाएंगे आप? देखिए स्वप्निल, जब से जो चुनाव का जो आचार संहिता लागू हुई है और 2 चरणों में चुनाव होना संभव हुए, पहला चरण 19 को होगा जिसमें 12 सीटों पर चुनाव होंगे, और जो द्वितीय चरण 26 तारीख को होगा उसमें 13 सीटों पर चुनाव होंगे, जिसमें से अजमेर संभाग पे चुनाव हो जाएगा। लगातार जो चुनाव निर्वाचन आयोग की टीम है, उन्होंने बूथों पर जाकर अपने अपने निरीक्षण शुरू कर दिए हैं और तमाम बूथों पर प्रशासन की किस प्रकार से व्यवस्था करनी है चुनाव को लेकर तमाम तैयारियां वो कर चुके। जो अजमेर कलेक्टर है, लगातार उनके द्वारा भी जो निगम को आदेश दे दिए गए हैं और जहां चस्पा जो बैनर है उनको हटाया जा रहा है और खुद कलेक्टर इसमें मॉनिटरिंग उनकी चल रही है और तमाम जो कार्य है वो करे जा रहे हैं, सुचारू रूप से तैयार है। ठीक है, वैसे अभिषेक मुझे और खुशी होती है अगर आप बाहर से निकलकर तस्वीरें भी दिखा पाते हैं, लेकिन ठीक है, कम से कम जानकारियां पहुंचना भी जरूरी है, आपने वो हम तक पहुंचाई हैं। आप मेरे साथ बने रहें। दिनेश, मैं आपके पास आ रहा हूं। दिनेश, एक बेसिक रिएक्शन अगर आप वहां पर ले पाए। एक तो ये कि सीएम भजनलाल शर्मा, पेट्रोल डीजल पर जो वैट घटाया गया और सेंटर की तरफ से जो स्थितियां हैं उसके बाद आभार जनता उनका जता रही है। दूसरा, घोषणा से ठीक पहले कुछ राजनीतिक नियुक्तियां हुई हैं, इस पर अगर आप रिएक्शन ले पाए, क्योंकि घोषणा से पहले तक तो अधिकार बनता था और उन्होंने वो किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए स्वप्निल, पेट्रोल डीजल पर जो वैट कम किया है, चाहे केंद्र सरकार की ओर से घटाया गया हो या स्टेट गवर्नमेंट की ओर से घटाया गया हो, चूंकि विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री की ओर से वायदा किया गया था और इस पे कांग्रेस पार्टी का रिएक्शन भी था कि वादा था कि दूसरे जो पड़ोसी राज्य हैं उनके समान दरें की जाएंगी पेट्रोल डीजल की, लेकिन अभी भी समान दरें नहीं है। आज जो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट हुए हैं या वैट की बात है, स्वर्णिम चतुर्वेदी हमारे साथ है, स्वर्णिम जी से ही पूछते हैं क्या रिएक्शन कांग्रेस पार्टी का इस पर है, क्योंकि चुनाव आचार संहिता से ठीक पहले कुछ अपॉइंटमेंट्स भी हुए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि अभी आगामी जो चुनाव है इसमें राजस्थान में जो उनकी सफलता की गुंजाइश नहीं है और वो जो बार बार कहना है हैट्रिक लगाएंगे, ऐसा लग रहा है कि उनके जो भारतीय जनता पार्टी इतनी उतावली हो रही है कि लोगों को लाना, अपने में शामिल करना, कैसे भी करके चुनाव अपना बनाए रखना चाहते हैं। जबकि लोगों से जो फीडबैक है, जनता के बीच जाते हैं, देखते हैं परफॉर्मेंस है मोदी गवर्नमेंट की, उससे स्पष्ट पता पड़ रहा है कि मोदी गवर्नमेंट जा रही है और राजस्थान में बीजेपी से ज्यादा सीटें कांग्रेस जीत के आएगी। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो भी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट किए हैं, आचार संहिता लगने वाली है, सबको पता था 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और 1 बजे आपने 12:30 बजे जो जिस तरह से इन्होंने लिस्ट जारी करी, ऐसा लगता है कि इतनी हड़बड़ाहट है कि मुख्यमंत्री जी शायद ऐसा सोच रहे हैं कि पता नहीं इस चुनाव के बाद चुनाव के परिणाम तो कांग्रेस पक्ष में होंगे ही होंगे, लेकिन सरकार जो है उसके मुखिया वो रहेंगे या नहीं रहेंगे, या जो इस तरह के अपॉइंटमेंट करने वाली जो कहना चाहिए या सरकार जो चला रहे हैं जो लोग, वो बने रहेंगे या नहीं बने रहेंगे, शायद उनको ऐसी कोई आशंका थी, तभी इस तरह से हड़बड़ाहट में पहले तो रात तक आपने कहना चाहिए कि ट्रांसफर किए और सुबह जो है जस्ट आचार संहिता लगने के पहले इस तरह के आपने अपॉइंटमेंट किए हैं। तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हड़बड़ाई हुई है और हड़बड़ाहट एक रूप तो ये भी ना कि भारतीय जनता पार्टी शायद तेजी से काम कर रही है। सही है कि स्वर्णिम जी की क्या परसेप्शन बढ़ाने की कोशिश हो रही है, लगातार पार्टी नेता जो छोड़ रहे हैं?
देखिए भारतीय जनता पार्टी में जो नेता गए हैं वो नेता हैं जो या तो चुनाव हारे, बुरी तरह हारे, जो उनके खिलाफ जो है कांग्रेस में कहीं ना कहीं शिकायतें थी, और जो चुनाव में लड़ नहीं पाए या चुनाव में योगदान नहीं देते वो लोग गए। कांग्रेस में जो शामिल हुए आप देखिए वो परफॉर्म करते हुए यहाँ पे शामिल हुए, और उनकी परफॉर्मेंस जो जनता के बीच थी, मालवीय भी तो ये बताती है कि वो कितने मजबूत नेता थे। तो ये कांग्रेस में आए, और जो कहना चाहिए साइड लाइन हो चुके थे, जनता जिनको भूल चुकी है, बिसरा चुकी है, वो लोग बीजेपी में गए। आम चुनाव के साथ बागीदोरा का चुनाव भी हो रहा है, और स्वप्निल का सवाल है कि क्या नॉन परफॉर्मर आदमी थे कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय, जो परफॉर्मेंस की बात आप कर रहे हैं? देखिए महेंद्रजीत सिंह मालवीय जी के विरुद्ध वहां के जो हमारे उसी डिस्ट्रिक्ट से जीत के आए हैं जो विधायक, वो उन्होंने उनकी शिकायत थी अनुशासन समिति के खिलाफ, क्योंकि लगातार उनको ये कहते आए हैं सभी विधायक जो जीते हैं वहां से कि हमें चुनाव हराने के लिए महेंद्रजीत मालवीय ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हमारे सामने ये तथ्य था, और उनको भी पता था महेंद्रजीत मालवीय जी को कि ये जो पूरे डिस्ट्रिक्ट अगर वो बीजेपी में नहीं अच्छा ठीक है, हुकुम मीणा जी आप मुझे बताइए, अगर महेंद्रजीत सिंह मालवीय अगर बीजेपी में नहीं जाते तो क्या कांग्रेस उनको निष्कासित करने वाली थी, उनसे विधायकी का इस्तीफा मांगने वाली थी? ऐसा तो नहीं है ना। जो सुन रहे हैं वो ये है कि शायद उनके खिलाफ हुकुम जी भाजपा के होती और गलतियां मानी जाती है, अगर पता पार्टी को पता है तो हो सकता है उनको निष्कासित कर दिया जाता। बाकी का इतना मुझे पता नहीं है, ये आला कमान का काम है ये सब निष्कासित करना और किसको लेना और किसको नहीं लेना, उस लेवल की बात तो मैं नहीं करूंगी। लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि उन्होंने कुछ ना कुछ तो भ्रष्टाचार किया था, ईडी की डर से वो गए हैं वहां पर और उनको कोई न कोई लोग दिया है। सरकार में रहते हुए आपकी नाक के नीचे वो भ्रष्टाचार करके चले गए और गहलोत साहब को कानों कान खबर तक नहीं हुई। चले गए तो चले गए, अब इसमें क्या कर सकते हैं? अरे तो गंभीर ये थोड़ा है कि वो करके चले गए, गंभीर तो ये है कि गहलोत राज में ही होता रहा। सब करते हैं, बीजेपी में नहीं करते। नहीं हुकुम जी, फिर गंभीर तो ये है कि गहलोत राज में ही होता रहा। हुकुम जी कह रही हैं कि सब करते हैं। बीजेपी राज में भी होता है, गहलोत राज में कर दिया तो गहलोत जी ने सबके ऊपर वॉचिंग थोड़ी कर रखा था। अरे तो उन्होंने घोटाला तो इसी को घोटाला है। नहीं अटल भाई देखिए ये ना मैं इतना तो सियासत को मैं समझता हूँ कि कब आरोप बनाए जाते हैं और कब आरोप लगाए जाते हैं। अटल भाई देखिए ठीक है, यही महेंद्रजीत मालवीय का भ्रष्टाचार आपको जब आप विपक्ष में थे आपको नजर आता था, आज आपको लगता है वो कितने पाक साफ है और आपने उनको अपनी पार्टी में लेकर टिकट दे दिया है। लेकिन फैक्ट है ना। मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि अगर वो भ्रष्टाचारी थे तो आप ही ने प्रश्न किया ना, गहलोत साहब ने। अरे भाई मैं कह रहा हूँ आपने कहा भ्रष्टाचारी थे तो आपने लिया क्यों? हमने आरोप लगाया, गहलोत जी ने उन्हें कहा कि वो ठीक है। आप बेसिर पैर के आरोप लगा रहे थे, आप बेसिर पैर के आरोप लगा रहे थे, क्या बिना तर्कों के आरोप लगा रहे थे? अगर आप बिना तर्कों के और बेसिर पैर के आरोप लगा रहे थे तो बात अलग है। बहुत सारी जगह अपनी एजेंसी, बहुत सी एजेंसियां इसीलिए दी जाती है ना कि कुछ आरोप इस तरीके के होते हैं, उनकी समीक्षा की जाए, तो क्यों नहीं करवाई उनकी समीक्षा? अगर आपको लगता है आपने करवा ली, आप इस स्टेज आपने करवा ली, आरोप लगाने के बाद आपने करवा ली समीक्षा में उनको अदल भाई नहीं देखिए अदल भाई प्लीज, उसके बाद अदल भाई नहीं आप एक बात बताइए। नहीं अरे वो तो राहुल गांधी के लिए भी बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, आप मान लें। अरे तो हम उनकी वो भी करवा लेते हैं ना, ये करवा लें। ये लोग अगर राहुल गांधी जी वो कह रहे हैं बहुत अच्छे हैं, अगर आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने जो लोग हैं, अटल भाई देखिए एजेंसियां वो कहती कि अच्छी अटल भाई डायलेमा है, भारतीय एजेंसियां कहती है कि वो ठीक है, उनके अटल भाई आपकी बातचीत में डायलेमा है। देखिए मैं बताता हूँ डायलेमा कैसे, आपकी बातचीत में डायलेमा है, मैं बताता हूँ कैसे। आरोप तो महेंद्रजीत सिंह मालवीय पर भ्रष्टाचार के आपने लगाए थे, अभी आप ये कह रहे हैं कि उनकी कमेटी ने हो सकता है उनको पाक साफ पा लिया हो। मैं कह रहा हूं उनकी कमेटी तो गोविंद सिंह डोटासरा को भी पाक साफ पा रही है, मान लीजिए फिर आप महेंद्रजीत सिंह मालवीय के लिए मान लिया क्योंकि वो बीजेपी में आ रहे थे। देखो मानने का और ना मानने का काम किसका है? आपका भाई, आप क्या शामिल हुए? वो देखिए सुनिए, अभी आरोपों के बेस पर हमारे यहाँ शामिल हो रहे हैं। मानना और तय करना वो काम है जुडिशरी का, एजेंसियों का। तो केस चलेगा? बिल्कुल, क्यों नहीं चलेगा? ईडी, इनकम टैक्स, आप ही बताइए, बहुत सारे लोग आए ना बीजेपी में, किस पे से केस हट गया? आप समझिए, जांच जारी है, किसके ईडी पहुंची? सबकी जांच, जिस पे भी ईडी का अभी तक है ना, शर्मा की अब तक ईडी कहां पहुंची जब से आप आए? लेकिन जांच चल रही है ना, उन्हें बिल्कुल मुक्त कर दिया हो, ऐसा ईडी का लेटर है क्या?
आपके पास है किसी के पास? अरे मैं आपको बिल्कुल आप ही के इस चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, एक भी व्यक्ति को अगर ईडी ने स्वतंत्रता दे दी हो और कह दिया हो कि हो गया है, अरे तो मैं आप देखिए हुकुम जी, आपको भी समझना पड़ेगा, इलेक्टोरल बॉन्ड के मसले पर कोई व्यक्ति जाकर वोट नहीं डालने वाला है। और ये आप गलत इशू पकड़ रही हैं हुकुम जी। मैं आपसे कह रहा हूँ इलेक्टोरल बॉन्ड के मसले पर कोई वोट डालने नहीं जाने वाला है, विश्वास मानिए आप। एक और बात समझिए, मैं आपको बताऊं, सुनो, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नलकू किसान को उससे कोई मतलब है तो सही, और इस पे डिबेट 13,000 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रोल बॉन्ड इशू है, उसमें 6,000 करोड़ 303 आजाद देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है, उसमें कोई भी है, कोई भी पार्टी है, करोड़ तो और लोगों के पास ही है। ठीक है हुकुम जी, क्या कह रही हैं आप? हुकुम जी क्या कह रही हैं? 2 मिनट अटल ट्रांजैक्शन है। ठीक है अटल भाई 2 मिनट। हुकुम जी क्या कह रही हैं आप? मैं ये बोल रही हूँ जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो अभी जो खुलासा किया है सुप्रीम कोर्ट ने, ये बहुत बड़ा खुलासा किया है। खुलासा किया? एसबीआई उनको मतलब टाइम मांग रही थी, उनको भी पता नहीं, वो भी हुकुम जी यस मैन की भूमिका निभा रही थी। हुकुम जी आप मुझे तो इसमें टेक्निकली तो खुलासा समझाइए। होना चाहिए। नहीं 2 सेकंड हुकुम जी सीधा सीधा हुकुम जी, मुझे लगता है कि आप अप्रिशिएट करेंगे अगर कोई मीडिया में पढ़ लिख कर आए और आपसे सवाल पूछे, मुझे लगता है आप इस बात को अप्रिशिएट करेंगे। मैं कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले एसबीआई को कहा कि भैया आके नाम और खाता नंबर तो बताओ, एसबीआई ने लाके दे दिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें ये जानकारियां मिसिंग है, वो और दे दो। उन्होंने खुलासा क्या किया ये बताइए ना आप, सुप्रीम कोर्ट का खुलासा बताइए आप। नहीं इनके आरोप है, काय का खुलासा? हाँ क्या एसबीआई बैंक ने आधी अधूरी जानकारी दी है। 6,000 करोड़ घोटाले का तो उन्होंने बताया ही नहीं, सीरियल नंबर में भी मिसिंग कैसे है नंबर? अरे तो मैं एक बात बताइए हुकुम जी, आपको लगता है इसके बेसिस पर ईबी थे उसमें से कितने आपको लगता है इसके बेसिस पर नंबर एक भी वोट डालेगा जो नेक्ड आई से नहीं दिखते? अच्छा मैं आपको बताऊं, मैं ग्राउंड रिपोर्ट बोलता हूं। रमेश शर्मा मेरे साथ लगातार बने हुए। रमेश भाई सिंसियरली बताइए, आप तो घूम रहे हैं ना वहां पर सीकर में, चूरू में, और आप तो घूमते घूमते जयपुर तक भी आ गए थे साहब जिस दिन लिस्ट कांग्रेस की जारी हुई, फिर आप घूमते घूमते वापस जयपुर से सीकर पहुंचे हैं। मैं कह रहा हूं रास्ते में कहीं भी किसी ने आपसे कहा कि मैं इलेक्टोरल बॉन्ड के बेसिस पर वोट डालने वाला हूं? क्या वो मसला है भी चुनावी मैदान में? आप सच बताइए। नहीं सपने, ऐसा कोई मसला नहीं है। कोई बॉन्ड के ऊपर चुनाव का अपना मतदान नहीं करेगा। मतदान कई मुद्दों को लेकर के है। भाजपा है वो अपना मुद्दा लेकर के बाजार में आई है, वो लोगों को लुभाने के लिए बात करेगी। कांग्रेस अपने मुद्दों को लेके, सबकी पार्टियों के अपने अपने मुद्दे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड ऐसा कोई बड़ा मुद्दा नहीं जिसके चुनाव में लेकर के कोई बहुत बड़ी चर्चा परिचर्चा हो। भाई रमेश जी, मतलब इलेक्ट्रोल बॉन्ड मुद्दा ही नहीं है, मतलब क्या? स्वप्निल जी आश्चर्य है कि कैश जब लिया जाता था पार्टियों द्वारा वो तो ठीक है 60 सालों से, और उसको ट्रांजैक्शन किया गया बैंक में। हुकुम जी सॉरी, देखिए आपने सबको हंसने पर मजबूर कर दिया, देखिएगा। लेकिन मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। आपने जिस तरीके से बोला मुझे एक ही बात याद आई, रमेश भाई ऊपर वाले से डरो। नहीं मैं एक बात बताता हूँ स्वप्निल भाई कि ऐसा कोई, मैं पूरी गाड़ी में था, रेलवे स्टेशन, सब लोगों से मुलाकात दिन में 50 बार होती है। और ये मुद्दा है, ये बिल्कुल अभी सामने आया लोगों के, लेकिन इस मुद्दे को लेकर के कोई बहुत बड़ा इशू इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी बना पाए, या कांग्रेस पार्टी इसको बहुत बड़ा लेकिन अब मैं थोड़ा सा कुछ वादों पर आ जाता हूँ। नहीं अच्छा हुकुम जी सुनिए ना, आपको देखिए हुकुम जी कितने अपन हंसते खेलते बात कर रहे हैं, एक दूसरे को सुनेंगे, हंसते खेलते बात चलती रहेगी। कोई भी इस डेकोरम को तोड़ेगा तो फिर अपन एक दूसरे पे चिल्ला रहे होंगे, फिर कहां मजा आएगा बातचीत का, जवाब भी नहीं मिलेगा। मैं आपसे क्या कह रहा हूं हुकुम जी, एक बात, अब मैं आ जाता हूं कुछ वादों पर जो इन चुनावों में तैर रहे हैं। अच्छा सबसे ज्यादा वादे तो आप ही ने बरसाए हैं। आपने कास्ट से जुड़े वादे भी कर दिए हैं, आपने महिलाओं से जुड़े 5 वादे कर दिए हैं, और बड़ी अजीब सी बात है कि इन दोनों में ही आपका परफॉर्मेंस सबसे बेकार रहा है। अब मैं आपको बताता हूं कैसे। अगर आरक्षण जब आप लोग लेकर आए थे आजादी के बाद, उस वक्त डिलीवर कर जाता तो आज आरक्षण पर हमें वादा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप गरीबी पर बात कर रहे हैं, गरीबी हटाओ, आपने 70 के दशक में कहा गरीबी हटी नहीं, उस पर भी आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। और रही बात महिलाओं की, तो महिलाओं को नौकरी में आरक्षण तो आप कब से दे सकते थे, आप ही रुके हुए थे। नहीं, हमने इसका महिला आरक्षण बिल लाए थे और उस टाइम पास भी करवाया था, लेकिन इसी बीजेपी सरकार ने या किन्हीं कारणों से वो पास नहीं हो पाया। लेकिन पंचायती राजों में महिला आरक्षण किसने दिया? कांग्रेस पार्टी नहीं दिया। गरीबी हटाओ नारा किसने दिया? इंदिरा गांधी जी ने दिया। उसके तहत गरीबी हटाओ के तहत मनरेगा का जो काम है, आज तक गरीबी हटाने का काम कर रहा है। तो सारी चीजें आज तक
कर रहा और है। महिलाओं के लिए जितनी भी योजनाएं अरे भाई, और मैं कह इन्होंने रहा हूं- कानून महिला आरक्षण का अच्छा, पास दो किया, सेकंड, लेकिन उसको पास क्यों नहीं किया? बिल दो तो कर सेकंड, दिया दो उन्होंने, सेकंड, लागू करते दो हैं, लेकिन सेकंड, दो लागू सेकंड, क्यों नहीं हुकुम किया जी, उस हुकुम कानून जी, को? एक लोकसभा यूपी में का लागू चुनाव, करते हैं एक इसको यूपी का महिलाओं चुनाव को। जो प्रियंका गांधी ने लड़वाया था अपने नेतृत्व में, उस चुनाव को मैं हटा दूं तो कांग्रेस एक ऐसा चुनाव गिना सकती है जिसमें उन्होंने 33% महिलाओं को मैदान में उतारा। अरे हालिया 2023 का विधानसभा चुनाव राजस्थान का, क्या 66 टिकट महिलाओं को मिली थी? नहीं मिली थी ना। हाँ, मिलनी चाहिए, नहीं मिली अरे तो मिलनी मिलनी चाहिए। चाहिए। हम भाई, कांग्रेस आप- पार्टी की, मैं महिला हूँ तो मैं इस जगह एक महिला के नाते बात करना चाह रही हूँ कि राजनीतिक पार्टियों में महिलाओं को सशक्त करने के लिए, और वही देश या राज्य आगे बढ़ेगा जहां महिलाएं सशक्त होंगी। अगर महिलाओं के लिए सोचेंगी पार्टियां, ठीक है। और हमारी पार्टी ने सोचा है, अगर आरक्षण दिया है पंचायती राज में तो इसका मतलब सोचा है ठीक है, महिलाएं लेकिन सशक्त अटल भाई, हुई है। अटल भाई, अब तो देखिए कांग्रेस एक बात पार्टी आप मुझे कम से कम समझाने की हमारी कोशिश सुनती है। कीजिएगा। बीजेपी मैं की देखिए, तरह नहीं मैं है, फिर एक बात कह रहा हूँ, आप नहीं, 2 मिनट, 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 मैं एक बात, रमेश जी मैं आऊंगा आपके पास 2 मिनट। अटल भाई, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। देखिए, कोई 66 महिलाओं को टिकट तो आपने भी नहीं दिया, और अभी भी जिस तरह से टिकटों की घोषणा हुई है उसमें कोई 33% महिलाएं दिख तो नहीं रही हैं। इसका मतलब है कि दोनों ही पॉलिटिकल पार्टियां वॉक द टॉक तो नहीं कर रही हैं। मतलब जो हम बोल रहे हैं उस पर चलकर दिखा रहे हैं, ये तो आप लोग नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं, अगर महिलाओं को केंद्रीय नौकरियों में 50% भागीदारी की बात कांग्रेस करती है तो घोषणा तो अट्रैक्टिव है, इसमें कोई दौराई नहीं है, और यही नारी वंदन को आगे ले जाना होगा। फिर बीजेपी को आपत्ति कहां है इस वादे पर? देखिए, हमें आपत्ति नहीं है। हमें आपत्ति इस बात पर है कि आप केवल घोषणाएं करो या वादे करो, ये इशू है। आप वादे किस तरीके के कर रहे हो, और आज महिलाएं किस स्टेज पे है, और धीरे धीरे उनकी प्रोग्रेसिव स्टेज है किस तरीके से इन आगे चुनावों बढ़ के रही लिए है, आपका किस एक तरीके ऐसा से। ठोस वादा जो कांग्रेस ने गिनाया आप हो। ये बताइए, जैसे 33%, आप ऐसे बताइए कि ये 33% वाला ही वादा था महिलाओं का, कब किया था और कब इम्प्लीमेंट इनकी? तो इन बिटवीन कम से कम 20 साल सरकार रही, लेकिन ये नहीं कर पाए। नहीं, ऐतिहासिक तस्वीर तो उस दिन सामने आई थी जब सोनिया गांधी, सुषमा स्वराज और वृंदा करात इस तरह से हाथ लेकर खड़ी थी। आप भी जानते हैं, उससे पहले तो सब हवाई बातें नहीं, थी। लेकिन वादे तो थे। हाँ, आज ये 50% की बात कर रहे हैं, वो भी क्या है? मैं आज वादों पे आ रहा हूं, वादे- अटल भाई, मैं वादों पे आ रहा हूं। मैं आपसे ये कह रहा हूं, एक तरफ कांग्रेस तड़ातड़ वादे मार रही है, ठीक है। कई बार क्या होता है ना कि जब इंसान बहुत लंबा हार रहा होता है तो उसके बाद वो मरता क्या ना करता की स्थिति में तड़ातड़ वादे देता जाता है। कांग्रेस दे रही है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपसे एक बात ये पूछ रहा हूं कि आपका एक भी वादा 2024 को लेकर अब तक चुनावी मैदान में आया नहीं है जिसने सुर्खियां बटोरी हो। किस तरीके का कैसा भी चाहते हो वादा, आप? क्या करना चाहते हैं? देखिए, 2024 से 2029 तक क्या करेंगे आप? उसका कोई एक तो वादा, मैनिफेस्टो तो बहुत बात की बात है, पता नहीं कब आएगा। पहला तो यही है कि हम विश्व की तीसरी इकोनॉमी बन जाएंगे। ये वादा क्या है? ये तो परफॉर्मेंस है, ये तो विजन नहीं, ये ट्रुथ है, ये विजन है जिसको हम आगे बढ़ते हुए देखिए। विजन है विकसित भारत का, नहीं, पर वो तो विजन लक्ष्य है आपका पर पिछली बार कैपिटा का है। इनकम बढ़ाने का, विजन है मकान देने का, आवास देने का। वो तो आप कर ही रहे हैं ना। नया क्या? देखिए, कोई तो वादा लाएंगे। वादा इस तरीके से कभी भी हम किसी भी तरीके से नहीं लाएंगे जो कि कर नहीं, वादे उस तरीके के कभी भी नहीं जो कि कर नहीं सकते। उस अरे तो आप तरीके जो के कर वादे लाने सकते का हैं, क्या उससे- इशू उससे है? जुड़ा एक भी हम वादा अभी कहते तक आपने रहे नहीं हैं, कहा है। देखिए नहीं, किससे जुड़ा? आप किस तरीके के वादा चाहते हो? अरे भाई, जैसे हम कांग्रेस कहते हैं वादा कर सेनाओं रही है, को आप देते सशक्त हैं ना। करेंगे। अरे भाई, तो जब आप विधानसभा चुनाव हम में कहते उतरे हैं थे, फाइटर प्लेन तो आपने बनाएंगे, गारंटियां दी थी एमका ना। बनाएंगे। वो होती है बात। देखो, फिर- जब आपने गारंटियां दी वो वादे होते थे, है ना। गारंटियों में आपने स्पेसिफिकली बताया कि हम सिलेंडर ये करेंगे, पेट्रोल ये करेंगे, डीजल ये करेंगे, किसान के लिए ये करेंगे, इसके लिए बिल्कुल, करेंगे, ये है आप ना? चाह रहे हो कि ये 5 ऐसा साल एक की भी मैनिफेस्टो specific- क्या है? यही चाह रहे हैं ना। एक भी तो कोई इसके- वादा जो देखिए- आपने अब तक कर दिया हो। कौन सा वादा नहीं किया ये बताइए? कर दिया हो हमने वादा। अभी देखिए, अभी हमारा ये मैनिफेस्टा की हमने हर जगह वो निकाली हुई है, और जैसे ही वो मैनिफेस्टा की तैयार हो जाएगा, मैं आपके समक्ष ला दूंगा कि ये जनता के साथ चुनावों की घोषणा हो गई है वाले 5, लेकिन अभी तक मैनिफेस्टो किसी भी दल का आया नहीं है। और मैनिफेस्टो अमूमन होता ही है कि मतदान के कुछ दिनों पहले ही आता है। हालांकि पिछली बार एक चीज देखने को मिला था, मैं खुद बता रहा हूं आपको। राजस्थान में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो बीजेपी ने पहली बार, मैंने तो कम से कम अपनी अब तक की 23 साल की पत्रकारिता के अनुभव में मैंने यही देखा है कि मतदान से मुश्किल से 3 या 4 दिन पहले मैनिफेस्टो लोगों के बीच में आ पाता है। लेकिन इस बार बीजेपी ने
विधानसभा चुनावों में एक अच्छे गैप से पहले मैनिफेस्टो को जारी किया था। कांग्रेस थोड़ा उससे लेट हुई थी, लेकिन कांग्रेस गारंटियों के नाम पर ऑलरेडी जनसभाओं में बोल चुकी थी। अब यहां पर भी कांग्रेस अभी मैनिफेस्टो नहीं लाई है, लेकिन गारंटी के नाम पर कई चीजें पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उतार चुकी है। और अभी तक मोदी सरकार ने जो कामकाज किए हैं उसी को लेकर बीजेपी चुनावी मैदान में है, लेकिन वो साथ ही कांग्रेस के बीते यूपीए राज और उससे पहले के जितने भी कांग्रेस राज रहे हैं, राजीव गांधी का समय हो या इंदिरा गांधी का समय हो या जवाहरलाल नेहरू का समय हो, वहां तक जो भी खामियां रही हैं उसको गिनाने का कोई मौका बीजेपी छोड़ नहीं रही है। मैनिफेस्टो मुझे लगता है कि अभी अगले 20 दिन तक भी चर्चाओं में नहीं आएगा। लेकिन हुकुम मीणा जी, मैं ये कह रहा हूं कि तड़ातड़ गारंटियों को आप भी गिना रहे हैं, क्या एक कोई कंपाइल्ड डॉक्यूमेंट नहीं हो सकता? ये तो ऐसा लग रहा है कि आप घूमते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जहां जिस टाइप की पब्लिक मिली तो वहां पर एक जुमला उछाल दिया। आप कहते हैं कि यहां जुमला है, तो मैं कह रहा हूं कि वहां पर भी तो फिर जुमला ही हुआ ना, क्योंकि झारखंड में आने के बाद आपने जाति वाला कार्ड खेला कि हम इतना आरक्षण दे देंगे, हम तो लिमिट को क्रॉस कर देंगे, 50% लिमिट कोई चीज ही नहीं होगी। नहीं, कांग्रेस पार्टी कभी जुमले की राजनीति नहीं करती। कांग्रेस पार्टी ने तो जो कहा है वो किया है। कहाँ किया? जुमलेबाजी तो जो ड्रामेबाजी करते हैं वो हमारे एक ही मोदी जी काफी हैं। अगर हम जुमले के आधार पे होते ना, आज हम सत्ता में होते। हम व्यक्तिगत मूल्यों और सामाजिक मूल्यों पे बात करते हैं, इसीलिए आज हम भी 800 करोड़ के हवाई जहाज में घूम रहे होते। आज हम भी सूट पहन करके कभी एक बहुत सुंदर सा वक्त था, एक बहुत सुंदर सा वक्त था जब पेट्रोल डीजल की कीमतें सरकार के हाथ में होती थी, है ना? हुकुम जी, मैं आपसे ही सवाल पूछ रहा हूं। एक बहुत सुंदर सा वक्त था जब पेट्रोल डीजल की कीमतें सरकार के हाथ में होती थी। उसे पेट्रोलियम कंपनियों पर किसने छोड़ा? आपने छोड़ा। और आज आप पेट्रोल डीजल को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हैं। दूसरा पॉइंट, गरीबी हटाओ, आप ही ने कहा। कौन सी गरीबी हट गई? उन्हीं गरीब महिलाओं के घर तो सिलेंडर पहुंचाया मोदी सरकार ने। मोदी सरकार ने सिलेंडर पहुंचाया ना, सिलेंडर पहुंचाया, लेकिन सिलेंडर का दाम कितना कर दिया? 1100 रुपए कौन भरवाएगा? आज वो सजाने के काम आ रहा है सिलेंडर। अभी गैस की कीमत क्या है? अभी गैस की कीमत क्या? मुझे जो बीजेपी आई थी वो हमारे 70 रुपए के पेट्रोल डीजल को लेकर के ही सत्ता में आई थी कि हम इससे भी कम करेंगे। आज कहाँ आप 110 रुपए कर करके और 2 रुपये आप कम कर रहे हो, तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसको जनता भी जान रही है। नहीं, लेकिन मैं आपसे एक बार फिर ये जो पूछ रहा हूं, मैं ये पूछ रहा हूं कि भाई पेट्रोल डीजल की प्राइसेस को पेट्रोल कंपनियों पर किसने छोड़ा था? उस पर सरकारी कंट्रोल किसने हटाया था? सरकारी कंट्रोल हटाए जो चीज हो गई, मतलब हुमायूं की सजा आप बाबर को दोगे, बाबर की सजा आप और किसी को दोगे, तो ये थोड़ी है कोई चीज गलत भी हो गई होगी। गलती थी, सजा आपको मिली। चीज हो गई तो उसको परपाटी बना लोगे आप। कुछ तो चीजें हैं, हर पार्टी से कमियां रहती है, हर पार्टी से गलती होती है। तो मुझे आपका ये उदाहरण समझ में नहीं आया। आपने पहली बार हुमायूं, आपने ये कहा कि हुमायूं की सजा बाबर को दोगे। नहीं, हुमायूं की सजा हुमायूं को देंगे ना। पेट्रोलियम कंपनियों पर तो कीमतें आप ही लोगों ने छोड़ी थी, आपको सजा मिल गई। मैं कह रही हूँ, बाबर ने जो काम बुरे करे होंगे तो उसकी सजा भाई आप हुमायूं को थोड़ी दोगे। हुमायूं को काम हुमायूं को तरह, तो अब कमियां कुछ हो गई तो आप ये कहोगे कि उन्होंने कमी करी, उन्होंने गलतियां करी, तो हम भी गलती करेंगे। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो अटल भाई आप भी गलतियां कर रहे हैं, उन्हें तो करी थी। ऐसा है, देखो इनके यहाँ पर इकोनॉमी का कुछ इनका बैलेंसेस नहीं है। ये गलतियां नहीं है, ये ठीक था। पेट्रोल जैसे जैसे भारत विकसित होगा, हमें सस्टेनेबल भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। हर चीज को आप कंट्रोल करके ये करके। अटल भाई, मुझे ऐसा लगता है, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि हम एक बार डॉलर ये नहीं बोल सकते कि सरकार को भी पैसों की जरूरत होती है और आप देश की ग्रोथ में एक्स्ट्रा पैसे देकर हमारी मदद ही कर रहे हैं। सरकार छाती ठोक कर ये क्यों नहीं बोल सकती भाई? क्या चीज? देखिए, आप अभी पेट्रोल जीएसटी के दायरे में नहीं है, डीजल जीएसटी के दायरे में नहीं है, अल्कोहल जीएसटी के दायरे में नहीं है। इनसे मिलने वाला पैसा सरकारों के पास आता है ना, और सरकार को पैसों की जरूरत है ना। कौन कहता है सरकार को पैसों की जरूरत नहीं है? तो इसलिए हम पेट्रोल कम नहीं कर रहे हैं। आप एक बार छाती ठोक कर बोल क्यों नहीं देते कि हम 100 के नीचे नहीं ला रहे हैं, क्योंकि अभी हमारी कमाई हो रही है और हमें जरूरत है देश बनाने के लिए। देखिए, ये बात ऐसा नहीं है स्वप्निल जी, हम बिल्कुल छाती ठोक के कहते हैं कि इन लोगों ने अभी राजस्थान स्टेट का अगर कर्ज देखोगे तो 5,89,000 करोड़ का कर्ज छोड़ गए थे। कल ही 2 दिन पहले बिजली कंपनियों का अभी और बढ़ेगा। अजय लाल जी ने कहा ना, अटल भाई वो अभी और बढ़ेगा। नहीं, देखिए बढ़ेगा वो रेवेन्यू, मैं आपको बताता हूं कैसे, बट वो रेवेन्यू को जनरेट करना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूं कैसे, छोड़ नहीं सकते।
नहीं वो रेवेन्यू जनरेट करना पड़ेगा स्टेट को। खर्चा बढ़ने वाला है। देखिए खर्चा बढ़ सकता है, नहीं मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं आपको बता रहा हूँ, 2 मिनट, बहुत अच्छा पड़ेगा। आपने इकोनॉमिक्स का पॉइंट उठाया, मैं आपको इकोनॉमिक्स के पॉइंट पे आ रहा हूँ, ठीक है। आपने 2% वैट कम कर दिया, है ना, तो एक बहुत बड़ी राशि जिसका एग्जैक्ट अमाउंट आप कहेंगे तो मैं अभी कैलकुलेट करके बता दूंगा, है ना, वो लॉस आपका हो गया कि नहीं हो गया। किसान सम्मान निधि में जो आप पैसा अब एक्स्ट्रा आपने बढ़ा के देना चालू किया है, वो भी लॉस अभी तो सरकार के खाते में जाएगा। इसके अलावा 450 के सिलेंडर में भी जो भार आपकी सरकार उठा रही है वो भी एज इट इज जुड़ेगा। अब मैं तो कह रहा हूं ना कि कर्जा आप पर बढ़ेगा, गलत कहां कह रहा हूं? नहीं तो गलत ऐसे कह रहे हो आप कि जैसे हमारा आपने अभी बजट देखा, उसके अंदर आईटी सेक्टर को बढ़ाने की बात की, सोलर को बढ़ाने की बात आपका की, पूरा बजट तो आने दीजिए। देखिए तो आने दीजिए ना, मैं भी यही इंटरिम बजट में आपने रेवेन्यू, आपने तो बात ही नहीं की इनकम की। मैं यही बोल रहा हूँ, इनकम की बात है। अगर मैं आईटी कंपनी के लिए एक पूरा स्पेस दे रहा हूँ और अगर सोलर कंपनियों के लिए स्पेस दे रहे हैं, बीजेपी की भी सोलर को यहाँ राजस्थान में बहुत प्रोडक्शन किया जा सकता है और सोलर से आई नहीं है। नहीं आपकी अभी तो नहीं है ना, देखिए अभी तो नहीं है ना, अभी वो तो होते आ रही है और धीरे धीरे। भाई आज सीएम साहब ने कहा, देखिए मैं आपको एक बात का मार्जिन देता हूँ, आपको एक बात का मार्जिन देता हूँ। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि शिलान्यास भी हम करेंगे, उद्घाटन भी हम करेंगे। सुनिए, देखिए 4 चीजों से रेवेन्यू राजस्थान का तेजी से बढ़ता है। पहली चीज टूरिज्म, दूसरी चीज जो है वो आईटी इंडस्ट्री, क्योंकि वहां पानी की आवश्यकता नहीं होती। तीसरी चीज जो सबसे बड़ी है वो है सोलर, यहाँ मैक्सिमम डेज होता है, तो उसके कारण सोलर एनर्जी, ग्रीन एनर्जी यहाँ डेवलप हो सकती है। और चौथा इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बढ़ाना होगा, जो कि कम है और से पैसा नहीं, और जगह की जब तक वहां से पैसा नहीं आता तब तक तो पैसा आप ही को लगाना है ना। तो लगाएंगे ना, तो कर्जा तो तब बढ़ेगा ही ना, कर्जा तो आपको भी उठाना पड़ेगा। सर कैसे कह रहे हैं आप कर्जा नहीं बढ़ेगा? कर्जा उठाना पड़ेगा, बट आप रेवेन्यू को भी बढ़ा दीजिए ना। आप कई सोर्सेज है रेवेन्यू बढ़ाने के भी, उस पे ध्यान दीजिए ना, कर दीजिए ना। अल्कोहल महंगा कीजिए ना, किसने रोका हुआ है आपको? तो करेंगे, ये सारी चीजें हैं, अल्कोहल हो गई और दूसरी चीजें हैं वो भी, और इसके साथ साथ आईटी कंपनियों को बहुत सारी छूट देकर के यहाँ पर अब तक अगर 1000 आईटी इंडस्ट्री आ जाती है, मेरा अपना एनालिसिस ये कहता है कि मुझे पास है, हैदराबाद, मैं अभी बताता हूँ, मुझे ऐसा लगता है आने वाले समय में बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, होना होता तो वो राजे राजा गहलोत राज में भी हो सकता था कि हम राजस्थान को भी आईटी सिटी बनाने की मैं आपसे कह रहा हूं कितना बड़ा सपना रिसर्जेंट राजस्थान ने दिखाया था, उससे हासिल क्या हुआ? ठीक है, एमओयू होके पड़े हुए तो जब वो धरातल पर उतरने लगेंगे तब आप पर भरोसा और बढ़ेगा। आज एक सेंटेंस जो बहुत अट्रैक्टिव था, मैं खुद कहता हूं, वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का था, जब उन्होंने ये कहा कि शिलान्यास भी हम करेंगे और उद्घाटन भी हम करेंगे। इसके कहने का मतलब ये होता है कि इतने ही पीरियड में, अगले चुनावों से पहले अगर किसी भी चीज का शिलान्यास हुआ है तो उसका उद्घाटन पिछले चुनावों से पहले हो जाएगा, मतलब कि वो जनता के बीच में डिलीवर करना चालू कर देगी। लेकिन उस स्टेज तक पैसा लगना है, इस बात में कोई दौराय नहीं है। अब जो आपने खुद माना कि पेट्रोल डीजल पे वैट घटाने से किस तरह का पैसा जा रहा है, या किसान सम्मान निधि में 2000 रुपए और जोड़ देने से किस तरह का पैसा जा रहा है, उसकी भरपाई कैसे हो सकती है, मेरी अपनी जो इकोनॉमिक्स की समझ है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि कुछ छोटे मोटे कर्ज होते हैं जो इंडस्ट्रीज पर लगा दिए जाते हैं, जिससे इंडस्ट्रीज को भी कोई बहुत भारी नुकसान नहीं होता और सरकार को पैसा मिलना चालू होता है। अल्कोहल एक ऐसा जरिया है जिससे सरकारें कमा सकती हैं, तो उसके दाम बढ़ सकते हैं। तो सरकार के पास ऐसा नहीं है, बहुत ज्यादा उठापटक नहीं मचेगी, लोगों को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और वो बिना किसी अपोजिशन के अपनी आय बढ़ाने की ओर कदम बढ़ा सकती है। लेकिन आचार संहिता अभी लग चुकी है, तो ये जो सारे स्टेप्स हैं वो आप उसके लिए आपको इंतजार करना होगा। जब प्रदेश सरकार का पूर्ण बजट आएगा तब जाकर ये समझ में आएगा कि आखिर हम किस दिशा में बढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले लोकसभा चुनाव का ये पड़ाव आया है। लोकसभा चुनाव का जो ये पड़ाव आया है ये इस मायने से अहम है क्योंकि पिछली बार आपको याद होगा जब 2014 में चुनाव हुए थे, तब 2013 में वसुंधरा राजे भारी बहुमत के साथ 163 सीटें, 162 या 163 सीटों के साथ बीजेपी ने यहां पर सरकार बनाई थी और तब राजे की भी एक लहर थी और मोदी की भी एक लहर थी। इसके बाद लोकसभा चुनाव हुए, 25 की 25 सीटें बीजेपी के खाते में गई। फिर बारी आई 2019 की, जिससे ठीक पहले 2018 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस मार्जिन पर आकर सरकार बनाने में सफल रही और किसी तरीके से उस सरकार ने अपना पूरा कार्यकाल कंप्लीट किया। और मैं किसी तरीके से क्यों कह रहा हूं, उसके पीछे सियासी घटनाक्रम रहे हैं जिसका हम हवाला दे सकते हैं। लेकिन जब लोकसभा चुनाव आए तो पहली बार ऐसा हुआ कि जिसकी सत्ता थी उसको लोकसभा चुनाव में कौड़ी का फायदा नहीं हुआ, एक सीट कांग्रेस के खाते में नहीं गई। अब 2023 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने
अपनी योजनाओं के जरिए, अपनी छवि के जरिए नहीं, किसी तरह अपनी इज्जत बचाई और एक रेस्पेक्टेबल संख्या 70 पर कांग्रेस पहुंची और बीजेपी एक रेस्पेक्टेबल संख्या के साथ सरकार बनाने में सफल रही। अगर ट्रेंड यही रहता है जैसा कि राजस्थान का रहा है कि जिसकी सत्ता रही है पिछली बार को छोड़कर उसको लोकसभा चुनावों में फायदा हुआ है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी को फायदा पहुंचेगा। लेकिन बीजेपी के पास अब, कांग्रेस के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं है। सही बात तो यह है कि राजस्थान में कांग्रेस के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं है। उनको तो एक भी मिलेगा तो वो बहुत बड़ा प्रसाद होगा। दूसरी बात यह है कि बीजेपी के पास खोने के लिए बहुत कुछ है। उनके पास से एक भी गया तो उसका एक बड़ा वैल्यू होता है, उसकी एक बड़ी बकत होती है। हुकुम मीणा जी, आप मेरी इस एनालिसिस से सहमत हैं? कांग्रेस के पास फिलहाल खोने को कुछ नहीं है और जब खोने को कुछ नहीं होता तभी योद्धा सबसे ज्यादा घातक होता है। लेकिन अभी आप योद्धा नजर नहीं आ रहे। हम हर तरीके से योद्धा नजर आ रहे हैं। आपने कहा कि खोने के लिए कुछ भी नहीं है, तो बिल्कुल हम एनर्जेटिक तरीके से कि हम बेफिक्र होकर लड़ रहे हैं कि हमारे पास खोने को तो कुछ है नहीं, तो पाने के लिए हम बिंदास होकर लड़ेंगे और हमारी विचारधारा को लेकर के जो सामाजिक मूल्य हैं उन पर हम चुनाव लड़ेंगे और पूरी तरीके से हमारी तैयारी है। और हमारी तैयारी हमें ज्यादा करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि मोदी जी ने हमको मौका दिया है। उनकी जो गलत नीतियां हैं उनको लेकर, जब राहुल गांधी ने ये जो न्याय यात्रा 2.0 चालू की भारत जोड़ो के नाम पर, किसी तरीके से गठबंधन जुड़ा, कुछ तो नहीं जुड़े, कुछ तो हट गए और कुछ तो आपके अपने चले गए। अब इस पीरियड में कांग्रेस जब पूरी तरह से अपने आप को झोंक सकती थी, कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज उहापोह में नजर आ रहे हैं। सीसी यहां बैठी है, नजर राहुल गांधी की यात्रा पर है। योद्धा और सेना इस तरह से नहीं लड़ती, योद्धा और सेना एक साथ चलती है, एक साथ चलती है। तो कैसे? नहीं, एक साथ ही है। ये काम भी करना जरूरी था। जनता से जुड़ाव भी तो जिताता है, तो जनता से जुड़ाव उनको, तो भाई जनता के बीच जाएंगे, जनता के बीच जाके आप छोड़ देते सीसी की बैठ के, पूरी कांग्रेस एक साथ यात्रा में ही निकल जाती तो माइलेज होता। मैं कह रहा हूं कि कहीं रणनीतिक स्तर पर आपसे चूक तो नहीं हो रही है जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब जो भी है, जितना पार्टी कर सकती है वो कर रही है। हाँ, कुछ चीजें अब पार्टी के हिसाब से, जैसे मैं कहूँ तो कुछ चीजें हमने की है गलत और वो एहसास हुआ है। हमारी जो राजनीतिक जो समीकरण होना चाहिए जिस तरीके से, उस तरीके से नहीं कर पाए। अब वो उसके पीछे कुछ चीजें ऐसी हैं, अब वो जाएंगे, अगर बहुत आगे जाएंगे तो एक बात की तो मैं तारीफ करूंगा और अटल जी भी। मैं देखिए हुकुम मीणा जी, मैं आपके साथ ये दूसरी डिबेट है अगर मैं गलत नहीं हूं जब मैं आपके साथ बैठा हूं। इससे पहले सिर्फ एक सेंटेंस की आपकी हमारी बातचीत हुई है। मैंने पहली बार किसी कांग्रेस प्रवक्ता को साफ गोई से बोलते सुना है। ठीक है अटल जी, इतने समय से अपन डिबेट्स में बैठ रहे हैं, इतनी साफ गोई कम सुनने को मिलती है। चलिए मैं इस बात की तो बधाई देता हूं, अगर कांग्रेस अपने गिरेबान में झांकना सीख गई है तो कांग्रेस के लिए ये चुनाव एक फिनिक्स मोमेंट हो सकते हैं। फिनिक्स एक ऐसा पक्षी जो पूरी तरह से जल जाता है और अपने राख के कण से दोबारा उठकर बन जाता है, वो मौका आपके लिए हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब आप गिरेबान में झांक के अपनी गलतियों के बारे में पता लगाए तो आपने उन गलतियों को सुधारा नहीं और आप उसी स्थिति में चुनावों में जा रहे हैं। दूसरी बात अटल भाई, मैं आपसे ये कह रहा हूं 2014 का चुनाव ऐतिहासिक चुनाव था, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये तो इतिहास में भी दर्ज हो चुका है कि उस वक्त मोदी लहर थी, लेकिन एक पॉइंट था कि भाई वो कांग्रेस की हार ज्यादा थी और बीजेपी की जीत कम। उसको 2019 में पूरी तरह से धो दिया गया और 2019 में ये पता चला कि नहीं, ये मोदी की ही जीत है, ये बीजेपी की ही जीत है और कांग्रेस अपनी स्थिति पे एज इट इज बनी रही। लेकिन 2024 अब आप समझ रहे हैं, अब कांग्रेस के पास खोने को कुछ नहीं है और बीजेपी के पास इससे एक्स्ट्रा पाने को कुछ नहीं है सिवाय हैट्रिक मारने के, है ना, लेकिन खोने को बहुत कुछ है। तो इसीलिए तो स्वप्निल जी हम बहुत सावधानी रखे हुए हैं और हम बहुत अलर्ट मोड पे हैं और इसीलिए हमारे ये जो विकसित भारत का स्वप्न जो देख करके और हमने ये जनता के साथ उनकी प्रॉब्लम्स के लिए, उनके समस्याओं के लिए हमने रथ निकाले कि जिससे हम कनेक्ट हो पाए। मैं इसका लॉजिक नहीं समझ पाया। आप तो जनता से वैसे ही कनेक्टेड है ना, दोबारा कनेक्शन कहां खो गया? स्वप्निल जी एक और बात बताऊं कि न्याय यात्रा निकाल के आप 7 दिन कैम्ब्रिज 7 दिन के लिए कैम्ब्रिज में अगर आप चले जाते हैं और वहां पर अगर न्याय यात्रा के संबंध मतलब इस सीरियसनेस को छोड़ के और वहां जा रहे हो और वहां क्या पता किससे जुड़ने की कोशिश करते हो। मैं एक बात वैसा तो हमारा नहीं है। 2 सेकंड। अब रही बात आपकी ये कि कनेक्ट लोगों से हम पहले से ही है, बिल्कुल हम हैं, लेकिन फिर भी समस्या तो आपको वैसे ही पता होनी चाहिए। देखिए अभी आपने क्या कहा कि हमारे पास खोने को बहुत कुछ है, तो इसलिए सावधानी रखना बहुत जरूरी है
और यदि कहीं पर हम कनेक्ट नहीं है तो वो कौन बताएगा? लोगों के बेनिफिट के लिए सरकार होती है और लोग ही बताएंगे कि उसके मैनिफेस्टो में क्या होना चाहिए। कार्यकर्ता तो वही हम कर रहे हैं, आप तक पहुंचा देंगे। क्या कार्यकर्ता हर जगह हैं, लेकिन कार्यकर्ता जनता की आवाज पहुंचाए ना हमारे पास। और क्यों नहीं है, जनता डायरेक्ट ही हमको रूबरू कर दे तो सबसे बढ़िया बात होती है। इससे बढ़िया और क्या है? आईटी भी यही कहती है कि इंफॉर्मेशन स्टैगर्ड न होकर के वो डायरेक्ट जिस रूप में है उस रूप तक हम तक पहुंच जाए। ठीक है, अब एक बात बताइए, राजस्थान की अगर 25 सीटें आपके खाते में गई तो उसका मैसेज क्या होगा? मैं मरुधरा स्पेसिफिक बात कर रहा हूं, लेकिन अगर राजस्थान में एक भी सीट आपके खाते से निकल गई तो उसका मैसेज क्या होगा? आप कुछ तो सोचते होंगे ना इस पर कभी तो। देखिए, इस स्वप्निल जी रियल में हम इस बारे में सोचते ही नहीं अभी तक। हमारा एक ही रुझान है, कोई गलती किसी भी लेवल पे ना हो और हम बहुत सावधानी से, बहुत अलर्टनेस के साथ चुनाव के अंदर चले जाएं। और रणभेरी बच चुकी है और जल्दी आपको इसका 4 जून को आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आज की तारीख में हम किस मोड़ पे खड़े हैं और किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं।